हेलो एवरीवन, दिस इज श्वेता। वेलकम टू यूपीएससी वाला। वापस आ गए हम आपके लिए एक नया सेशन लेके और आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं मॉडर्न हिस्ट्री का नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर नंबर 26। ये बात करता है ब्रिटिश रूलिंग टाइम पीरियड में किस तरह का संवैधानिक प्रावधान था, क्योंकि आपको पता है कि ब्रिटिश जो है वो इंडिया में कानून के हिसाब से रूल कर रहे थे। ब्रिटेन में ऑलरेडी डेमोक्रेसी आ चुकी थी, हालांकि क्राउन वहाँ के हेड ऑफ स्टेट थे, तो भी कानून के हिसाब से वो वहां पर शासन करते थे। और उन्होंने जो ईस्ट इंडिया कंपनी को एक चार्टर इशू किया था, उनके लिए बहुत जरूरी था कि ब्रिटेन भारत में जो भी करे वो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में जो भी करे वो एक कानूनी दायरे में रहते हुए करे। ठीक है, इसी तरह से जब भारत का एक क्षेत्र उनके हाथ में आया, जैसे बंगाल, और वन बाय वन उन्होंने इंडिया के बाकी रीजन्स को कॉन्कर करना स्टार्ट किया, तो उस समय पे उन्हें उन क्षेत्रों का प्रशासन मैनेज करना था कि किस तरह से ये जो क्षेत्र उनके हाथ में आए हैं वहां का लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन हो, वहां से टैक्स रेवेन्यू वो कलेक्ट कर सके, है ना, उसी से तो उनका प्रॉफिट होगा। तो उसके लिए उन्होंने एक प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर भी डेवलप किया। और तीसरा, जुडिशियल स्ट्रक्चर। अब देखो जुडिशियल स्ट्रक्चर क्यों जरूरी है, क्योंकि अब वो इंडिया में रूल कर रहे हैं। भारत के लोगों के बीच में किसी भी तरीके का विवाद हो, आपस में हो, यूरोपियन से हो, कोई भी, चाहे सिविल मामले हो चाहे क्रिमिनल मामले हो, उनका मैनेजमेंट कैसे होगा, तो उसके लिए ब्रिटिशर्स को एक प्रॉपर जुडिशियल स्ट्रक्चर चाहिए था। तो वो भी उन्होंने इंडिया में स्टैब्लिश किया। क्या ब्रिटिश के आने से पहले या फिर औपनिवेशिक शासन के पहले भारत में ये व्यवस्थाएं नहीं थी? देखो, औपनिवेशिक शासन के पहले भारत में चल रहा था राजतंत्र, है ना, या तो कोई राजा रूल करता था या कोई बादशाह, जो भी रूल करते थे। बेसिकली उस समय पर भी वो लोग कानून तो खैर नहीं बोलेंगे, लेकिन हर एक किंग का अपना एक रूल होता था। उस रूल को ही आप कानून बोल सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा फ्लेक्सिबल टाइप का होता था, क्योंकि राजा ही शासक था, राजा का आदेश ही कानून होता था, तो वो कानून कभी भी परिवर्तित हो सकते थे। दूसरा, प्रशासनिक व्यवस्था। कोई भी राजा हो, बादशाह हो, वो किसी न किसी एक स्ट्रक्चर को डेवलप करता है एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, लेकिन वहां पर एक्चुअली वही सुपर पावर है और उसके हिसाब से वो जैसा बोलेगा उस हिसाब से चीजों को मैनेज किया जाएगा। तो ये भी थोड़ा सा स्ट्रक्चर फ्लेक्सिबल होता है। जुडिशियल सिस्टम में डेफिनेटली उस समय पर भी ग्राउंड लेवल पर, क्योंकि राजा का आदेश ही न्याय होता था, लेकिन ऐसा तो नहीं है ना कि राजा डेली बैठ के सबको न्याय देगा, है ना। दो लोग आपस में लड़ रहा है, भाई लड़ रहा है, हस्बैंड वाइफ लड़ रहा है, कोई भी एक दूसरे का सर फोड़ दिया, तो उस केस में क्या राजा के पास जाएंगे? इतना तो टाइम होगा नहीं राजा के पास। तो ग्राउंड लेवल पर पंचायत व्यवस्था ऑलरेडी एग्जिस्ट करती थी, है ना। तो पंचायतों के स्तर पर, गाँव के स्तर पर ही लोग समझौता कर लेते थे। न्यायिक प्रक्रिया जो है वो ग्राउंड लेवल पर ज्यादा डेवलप थी। ओके, इस समय पे क्योंकि ब्रिटिश रूल कर रहे थे, दूसरे देश से आए थे, और ग्राउंड लेवल पर ब्रिटिश का तो कोई ऐसा नहीं है ना कि ब्रिटिश पॉपुलेशन बैठी हुई है, तो वो इन सारी चीजों को प्रॉपरली मैनेज करेंगे। इसके लिए एक अलग से स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं, जिसे इस चैप्टर में बताया गया है। पढ़ना हमारे लिए क्यों जरूरी है? क्योंकि आज भी हमारे देश में जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर है, काफी कुछ हमने उस समय के चीजों से चीजों को ही कंटिन्यू किया है। जैसे 1935 का एक्ट, ऑलमोस्ट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के 200 जो प्रोविजन है वो डायरेक्ट वहां से लिए। उसका रीजन है, ऐसा नहीं हमने उन्हें कॉपी किया, हमने वो डिमांड की थी और वो डिमांड वो अपने कानून में लेकर आए थे। तो जो डिमांड हमारी ऑलरेडी उस कानून में थी, तो उसको हम दोबारा क्यों, वहीं से हमने डायरेक्ट जो है उसको लिया। ऐसे ही काफी सारे ऐसे एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है, स्पेशली जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी जो एग्जाम कंडक्ट कराता है सिविल सर्विसेज का, इसका स्ट्रक्चर वहीं से आया है। जब ब्रिटिश इंडिया में रूल कर रहे थे, तो इंडिया में सही तरीके से अपना प्रशासन चलाने के लिए उन्होंने आईसीएस, इंडियन सिविल सर्विसेज की शुरुआत की थी। तो वो सब हम यहाँ पर जानेंगे। तीसरा, जुडिशियल स्ट्रक्चर भी उन्होंने इंडिया में प्रॉपरली डेवलप किया था। ओके, तो बेसिकली ब्रिटिश जब इंडिया में रूल करते हैं, उस समय वो इन तीनों ढांचों को कैसे विकसित करेंगे वो इस चैप्टर में बताया है। थोड़ा सा ब्रीफ करते हुए मैं आगे बढ़ूंगी। चैप्टर बहुत बड़ा है, अगर प्रॉपरली बोले डेप्थ में जाने लग जाए तो बहुत लेंथी हो जाएगा चैप्टर, ठीक है। और हमारा एग्जाम बहुत पास है, तो हमको उतना डूबना नहीं है। अभी प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हम चीजों को डिस्कस करते हुए चलेंगे। थोड़ा सा कंसेप्ट को समझना है। फैक्ट इसमें बहुत सारे हैं, छोटे छोटे काफी सारे डेटा दिए हुए, तो वो डेट्स जो है वो आपको याद करनी होगी। इस चैप्टर में काफी कुछ है लर्न करने का, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारे कुछ कोर्सेज दिए गए हैं, 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर प्लान। तो आप में से जो भी बच्चे आगे आने वाले समय में यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की तैयारी करना चाहते हैं, प्रॉपर गाइडेंस चाहते हैं, तो आप देख लीजिए कि आपको किस साल पेपर देना है, उसके हिसाब से आप इन कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी बैच में क्या क्या चीजें आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी, कौन से टीचर्स होंगे, क्या
सिलेबस होगा, सब कुछ आपको लिंक पर क्लिक करके ही डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल पाएगी। और लिंक कहाँ है? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहां से जाके आप इन बैचेस को देख सकते हो। और ऐसे बच्चे जो 2025 आएगा ना, 25 के लिए तैयारी करें तो अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अभी यूपीएससी ने भी एग्जाम पोस्टपोन कर दिया है, तो अभी आपका जून में चला गया इलेक्शन की वजह से, तो आपको जो 20 दिन और एक्स्ट्रा मिले उसको आप अच्छे से यूटिलाइज करिए। और जिन बच्चों ने इस साल पेपर नहीं देने, कोई बात नहीं, अभी आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। नेक्स्ट ईयर एक सीरियस अगर आप अटेम्प्ट देना चाहते हो तो अभी से तैयारी आप चालू कर दीजिए, ठीक है। चलो बढ़ते आगे, स्टार्ट करते हैं। छोटा सा चैप्टर है, मतलब चैप्टर छोटा क्या है, ओवरऑल अगर कंटेंट निकाले तो वो छोटा है, चैप्टर में तो बहुत डिटेल में बता रखा है। क्या बात कर रहे हैं यहाँ पे? पहले इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई। कब आई थी भाई? 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में एंट्री कर जाती है। सबको पता है ट्रेडिंग कंपनी के फॉर्म में आई थी। 1765 में इसने व्यापार से प्रशासन संभालना भारत में चालू किया। और उसके बाद से ये एक्ट आएंगे, जिन एक्ट में बताया जाएगा कि किस तरह की जो है व्यवस्था भारत में ब्रिटिश स्टार्ट करेंगे। अब ये जो भी कहानी कह रहा है मैं इसको छोटे टर्म्स में आपको समझा देती हूँ। देखो, ये रहा हमारा भारत और इधर था आपका ब्रिटेन। अब ब्रिटेन जो है भारत में आता है ट्रेड करने के लिए। ब्रिटेन पहला ऐसा देश नहीं है यूरोप का। देखो, यूरोप से भारत का ट्रेड तो बहुत पुराना समय से चल रहा है, प्राचीन काल से, लेकिन ये वो वाला जो रीजन था ना, इस रीजन में ये जो ट्रेड रूट था, इस ट्रेड रूट में अरब ट्रेडर्स ने और इधर से यूरोप का एक कंट्री इटली, इन दोनों ने अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था। और उस आधिपत्य को तोड़ने के लिए हम देखते हैं 15th सेंचुरी में बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज के रूलर बहुत आगे थे और उन्होंने कई सारे अपने देश के खोजकर्ताओं को पुश किया कि जाओ जाकर नए जो है रूट ढूंढो पूरब के देशों के लिए, क्योंकि उन पूरब के देशों में जो स्पाइसेस मिलते थे, भारत हो गया या साउथ ईस्ट एशिया के नेशंस हो गए, इंडोनेशिया हो गया, मलाया वगैरह, यहाँ पर बहुत सारे स्पाइसेस मिलते हैं। काली मिर्च वगैरह का काफी डिमांड था। भारत में जो महीन सूती वस्त्र थे उसका यूरोप में बहुत डिमांड था। जो वहां के रिच लोग होते थे वो लोग उन कपड़ों को धारण करते थे। तो बेसिकली यहाँ की वस्तुओं का यूरोप में बहुत ज्यादा डिमांड था। ये ट्रेड रूट पर कुछ लोगों ने अपना आधिपत्य किया था। तो यहाँ से पुर्तगालीज जो है वो देखते हैं, सबसे पहले सी रूट को ढूंढते हैं अफ्रीका के कोस्टों से केप ऑफ गुड होप होते हुए। वो सारी कहानी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके। तो ब्रिटेन की जो कंपनी है ईस्ट इंडिया कंपनी, वो भारत में कब एंट्री करती है? 1600 में। तो यही बताया है। यहाँ पे कुछ डेट्स आपको याद रखनी इंपॉर्टेंट है। जो 1600, ये हर जगह काम आएगा, हिस्ट्री में, पॉलिटी में। दूसरी जो डेट है वो है आपका 1765। तीसरी जो डेट है वो है 1858 और लास्ट जो डेट है वो है आपका 1947। ओके, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। ओके, चलो, तो ये हमारे कुछ डेट्स हैं, ये आपको याद रखना है। क्या 1600 वो टाइम पीरियड था जब ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में आई थी एज अ ट्रेडिंग कंपनी। और 1600 से लेकर 1765 तक ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में क्या देख रही थी? केवल और केवल व्यापारिक मामलों को ही देख रही थी। लेकिन 1675 से एक साल पहले, 1764 में एक इंपॉर्टेंट बैटल हुआ था जिसका नाम था बैटल ऑफ बक्सर। यहाँ पर इस बक्सर नामक स्थान पर हुआ था ये वॉर। और इस बैटल ऑफ बक्सर में ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ क्या लग गया? बंगाल लग गया। और बंगाल उसके हाथ लगते ही ईस्ट इंडिया कंपनी जो अभी तक वहां पर व्यापार कर रही थी, अब वो वहां का मालिकाना हक ले लेगी। अब मालिकाना हक ले लेगी, इसका मतलब क्या है कि वहां पे लॉ एंड ऑर्डर भी मेंटेन करना पड़ेगा। जो वहां के लोग टैक्स रेवेन्यू देते थे वो भी किसे देंगे? आप ब्रिटिश को देंगे। तो यहाँ से 1765 से ईस्ट इंडिया कंपनी ने अब भारत में एक क्षेत्र का प्रशासन भी करना चालू किया। तो 1765 से 1858 तक वो टाइम पीरियड था जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में दो काम करेगी। व्यापार तो ये पहले भी कर ही रही थी, यहाँ पे व्यापार के साथ प्रशासन भी चालू हो जाएगा। एक और चीज ध्यान रखना है, ईस्ट इंडिया कंपनी का ट्रेड 1833 में खत्म हो जाएगा और ये 1833 से केवल और केवल विशुद्ध रूप से भारत में प्रशासनिक निकाय बन के रह जाएगी। अब देखो, ईस्ट इंडिया कंपनी 1765 में जब प्रशासन करती है, एक छोटे से क्षेत्र का करती है, लेकिन इस टाइम पीरियड तक उसने इंडिया के 2/3 पार्ट को अपने कंट्रोल में कर लिया था। ओके, तो बंगाल के बाद हम देखते हैं मैसूर है, मराठवाड़ा क्षेत्र है, इधर सिख क्षेत्र हो जाएगा, जाटों का क्षेत्र हो जाएगा, सिंध वाला प्रांत हो जाएगा, फिर मुगल एम्परर वाला रीजन हो जाएगा, इधर अवध हो जाएगा। तो ये हैदराबाद पर डायरेक्टली इनडायरेक्टली पहले से कंट्रोल है, तो काफ़ी बड़े रीजन पर वो अपना कंट्रोल कर लेती है।
अब इस समय से इस समय तक जब ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में रूल करेगी तो ब्रिटेन से कानून बनकर आएगा कि तुमको भारत में कैसे रूल करना है। ब्रिटेन की महारानी या वहाँ की सरकार को अब तक ईस्ट इंडिया कंपनी केवल व्यापार का प्रॉफिट जो होता था उसका एक हिस्सा देती थी। अब प्रशासन में भी जो इनको लाभ मिलेगा उसका भी एक हिस्सा वो क्लेम करेंगे और इसके लिए वहाँ से कानून बनकर आएगा कि देखो भैया तुमको ऐसे ऐसे इंडिया में रूल करना है, ये जो पैसा आएगा इसका इतना % शेयर हमको दोगी क्योंकि हमने ही तुमको चार्टर इशू किया है इंडिया में जाने का। ओके, 1858 में एक बहुत बड़ी घटना होती है 1857 में जिसको बोलते हैं हम सिपाही विद्रोह। इस विद्रोह के बाद हम देखते हैं कि 1858 में जो ब्रिटिश इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से रूल कर रहे थे उस ईस्ट इंडिया कंपनी को खत्म कर दिया जाएगा। ब्रिटेन की क्राउन के नाम पे डायरेक्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट रूल करेगी 1858 से 1947 तक, जिसको हम बोलते हैं क्राउन रूल या फिर महारानी का शासन। तो इस समय भी ब्रिटेन की पार्लियामेंट समय समय पे कानून बनाकर भेजेगी कि भारत में हमको कैसे रूल करना है। ओके, तो कुल मिलाकर ये टाइम पीरियड था जब ये एडमिनिस्ट्रेशन देखेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से, और ये टाइम पीरियड था यहाँ पर भी देखेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर, जुडिशियल स्ट्रक्चर जो भी ये डेवलप करेंगे, लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा चीजों को एग्जीक्यूट करवाया जाएगा। ओके, तो इन्हीं दोनों फेज में किस तरह के डेवलपमेंट्स हुए हैं वो हमें इस चैप्टर में कवर करना है। ओके, तो यहाँ पे बहुत सारे कानून बनकर आते हैं। अगर मैं कुछ इंपॉर्टेंट एक्ट की बात करूं तो जैसे आप देख सकते हैं 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, 1813 का चार्टर एक्ट, 1833 का चार्टर एक्ट, 1853 का चार्टर एक्ट, ये कुछ इंपॉर्टेंट एक्ट है। ओके, इसी के साथ अगर हम उस टाइम पीरियड पर देखें तो सबसे पहले आता है 1858 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, 1861 का काउंसिल एक्ट, 1892 का काउंसिल एक्ट, 1909 का काउंसिल एक्ट या फिर इसको मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म भी कहते हैं। फिर हम देखते हैं 1919 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट या फिर इसको मॉन्टेक चेम्सफोर्ड रिफॉर्म कहते हैं। 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्ट है। 1935 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्ट है। और फिर लास्ट में आता है 1947 का जिसको हम बोलते हैं इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट। ओके, तो ये सारे एक्ट्स में प्रोविजंस थे जो चेंजेस ला रहे थे। ओके, तो चलिए यहां तक आपको आई होप समझ में आ गया होगा। बस ये बता रहा है कि ये पूरा स्ट्रक्चर क्या होगा। ठीक है, चलो, तो यही चीज यहाँ पर बता रखी है। आगे बढ़ जाते हैं, वन बाय वन देखते हैं। अब बोल रहा है सबसे पहले कि 1773 से 1858 तक संवैधानिक विकास, यानी जब ईस्ट इंडिया कंपनी रूल कर रही थी उस समय पे कौन कौन से चेंजेस हुए थे, कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट हुए थे। तो 1764 का बक्सर का युद्ध, इसके बाद से 12 अगस्त 1765 को क्लाइव ने शाह आलम से फरमान द्वारा बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी प्राप्त कर ली थी। ये रहा बंगाल वाला क्षेत्र। और ये जो वॉर हुआ था इसमें अलायंस बना था 3 लोगों का, एक अवध का नवाब सुजाउद्दौला, दूसरा बंगाल का नवाब जो अवध के नवाब के दरबार में बैठा हुआ था शाह आलम सेकंड, और तीसरा मुगल शासक शाह आलम सेकंड जो अवध में बैठा हुआ था, और तीसरा बंगाल का पूर्व नवाब जिसका नाम था मीर कासिम, वो भी जाकर यहीं बैठा था। उन तीनों ने जॉइंट अलायंस बनाकर इस पर अटैक किया बक्सर नामक स्थान पे, जहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी ने डिफीट कर दिया इन तीनों को संयुक्त रूप से। और उसके काम के 2 ही व्यक्ति थे, एक मुगल एम्परर शाह आलम सेकंड और दूसरा अवध का शासक। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने इन दोनों के साथ एक ट्रीटी किया जिसको बोलते हैं ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। ओके, तो वो ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद में ईस्ट इंडिया कंपनी ने काफी सारे राइट्स लिए, जिसमें शाह आलम सेकंड से मुगल शासक जो था उससे एक फरमान प्राप्त किया और बोला ईस्ट इंडिया कंपनी ने कि आज से तुम बोल दो कि हमें बंगाल, बिहार और उड़ीसा का तुम हमें दीवानी राइट्स दे रहे हो, रेवेन्यू राइट दे रहे हो, यहाँ का सारा जो भी टैक्स रेवेन्यू वाला है सारा मामला हमारे अंतर्गत है। और वो मुगल शासक के पास वैसे भी कोई शक्ति नहीं थी, बस ऑफिशियल मुहर लगाने की शक्ति थी। उसने बोल दिया हाँ ठीक है ले लो। अवध के नवाब को इन्होंने पेंशनर बना दिया कि जो अवध का नवाब है वो यहाँ पर रूल करेगा, लेकिन उसकी शक्ति बहुत ना बराबर रह गई। इवन यहाँ से उन्होंने कुछ ब्रिटिश सेना को अवध के नवाब के दरबार में भी बिठा दिया। बंगाल के 2 उप दीवान नियुक्त किए, एक मोहम्मद रजा खां और दूसरा राजा शिताब राय। अब बंगाल में दीवानी राइट्स किसको मिल चुका है? ईस्ट इंडिया कंपनी को। लेकिन क्या ये डायरेक्टली दीवानी राइट्स का यूज कर सकते हैं? इनको इतना ना तो इनके पास इतना मैन पावर था और ना ही इनको इतना
ज़्यादा ग्राउंड लेवल पर इंडियन लोगों से कनेक्टिविटी थी या फिर आइडिया था। तो ये चाहते थे कि भाई अभी कोई भारतीय को ही हम ये व्यवस्था संभालने को दे, तो खुद तो दीवान बन के बैठे हुए हैं। दो इन्होंने उप दीवान बनाए, एक मोहम्मद रजा खां और दूसरा राजा शिताब राय, कि तब तक तुम इन मामलों को देखो। ओके। 1767 में ब्रिटिश सरकार ने कंपनी की वार्षिक आय का 10% हिस्सा मांगा और भारतीय प्रशासन में हस्तक्षेप किया। अब यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी अपने हिसाब से प्रॉफिट कमा रही थी। ये सारी बात पहुंचती है ब्रिटेन के पार्लियामेंट के पास। पार्लियामेंट को लगा कि ओ भाई, हम केवल व्यापार में ही क्यों हिस्सा ले, ये जो वहां का एडमिनिस्ट्रेशन देख रहे हैं उसमें भी तो इनको प्रॉफिट हो रहा है और बहुत तगड़ा हो रहा है, इतना अच्छा खासा टैक्स मिल रहा है, रेवेन्यू, वो भी बंगाल जैसा महत्वपूर्ण क्षेत्र जहाँ पे पूरे एशिया का अकेले 60% वहीं से तुम ट्रेड कर रहे हो। तो फिर ब्रिटेन की जो गवर्नमेंट थी उसने इसको बोला कि देखो भाई, अब तुमको प्रशासन में जितना फायदा होगा उसका भी हमको 10% देना पड़ेगा। यानी अब ब्रिटेन की गवर्नमेंट डायरेक्टली इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन में हस्तक्षेप करेगी ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू। क्यों? क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी सारा प्रॉफिट खुद रख जाती ना, तो उसने बोला कि तुमको 10% हिस्सा देना पड़ेगा। अब ईस्ट इंडिया कंपनी बोलेगी देखो भैया, हमारा तो कुछ बच नहीं रहा है इतना खास, तो ब्रिटिश पार्लियामेंट कानून बना के भेजेगी कि देखो तुम्हारा क्या बच रहा है, नहीं बच रहा है, ये सारे एक्ट है, अब तुम्हारा प्रशासन में कितना खर्चा हो रहा है ये लोग रेगुलेट करेंगे और ये फिर उसको रेगुलेट करके मुझे बताएंगे कितना प्रॉफिट कितना लॉस। समझ में आ गया है? तुम युद्ध में कितना खर्चा कर रहे हो, तुम लोगों पर कितना खर्चा कर रहे हो और तुमको रेवेन्यू टैक्स कितना मिल रहा है। इन तीनों चीजों पर निगरानी रखने के लिए हम अलग से एक बोर्ड बना देंगे। ओके, जिसको आगे बोर्ड ऑफ कंट्रोल के नाम से या फिर नियंत्रक मंडल के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, तो ये सारी बातें चल रही थी। अब यहीं से 1765 से 1772 तक प्रशासन की दोहरी प्रणाली बंगाल में लागू हो गई। अब ये दोहरी प्रणाली का क्या मतलब है? डुअल गवर्नमेंट का मतलब है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल अपने नियंत्रण में तो करा, लेकिन नियंत्रण में करते हुए भी ये जिम्मेदारी नहीं लेना चाह रही थी। ये ऐसी औलाद बन रही थी जो माता पिता की जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते, लेकिन उनका जमीन जायदाद में हिस्सा लेना चाहते। तो बस ये चाह रहे थे कि बंगाल की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें ना मिले। वो मामला लॉ एंड ऑर्डर का इन्होंने बंगाल के ही एक अल्पायु जो मीर जाफर का बेटा था, छोटा बच्चा था, उसको वहां का शासक बना दिया, नजमुद्दौला को। ओके, और बंगाल के दीवानी राइट्स अपने हाथ में रख लिए। समझ में आ गया? यानी कि टैक्स रेवेन्यू इनके पास जाएगा और प्रशासन कौन देखेगा? नजमुद्दौला देखेगा, जिसके पास पैसे ही नहीं है उसको प्रशासन, वो भी छोटा अल्पायु बच्चा। तो कुल मिला के बंगाल में ये डुअल गवर्नमेंट वाला सिस्टम चलेगा कि एक व्यक्ति के पास एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है और एक के पास में फाइनेंशियल पावर है। और ये डुअल गवर्नमेंट कब तक चलता है? 1765 से 1772 तक। ठीक है, समझ में आ गया? अब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने तो मांग लिया इनसे 10% हिस्सा, फिर भी ब्रिटिश गवर्नमेंट संतुष्ट नहीं थी ईस्ट इंडिया कंपनी से। उन्हें लग रहा था ईस्ट इंडिया कंपनी कुछ गड़बड़ कर रही है, और ये दिखा भी। बंगाल में जिस तरह के फेमिन आए थे उस समय, उससे पता लग गया था ईस्ट इंडिया कंपनी की हरकतें कि बंगाल में ज्यादा लूट खसोट करे, उसका कुछ हिस्सा भी ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास नहीं जा रहा है। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट 1772 के बाद इस ईस्ट इंडिया कंपनी पे रेगुलेट करने के लिए एक्ट लेकर आती है, जिसको बोलते हैं हम 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट बोला जाता है, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। ओके, तो इस कानून, अब कानूनी दायरे में ले आएगी ईस्ट इंडिया कंपनी को कि देखो इस कानून के हिसाब से अब तुम सारी जानकारी हमें दो, क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो वो सारी चीजें, और इस पर मॉनिटर करने के लिए भी हम अलग से एक बोर्ड बनाएंगे। ठीक है, इस व्यवस्था की सीमाएं। अब बोल रहे हैं कि ये जो डुअल गवर्नमेंट चला, एक्ट तो बाद में बनकर आएगा, लेकिन ये जो 5 से 7 साल डुअल गवर्नमेंट चला, इसकी क्या क्या लिमिटेशंस थी? बहुत ज्यादा भाई। डुअल गवर्नमेंट, आप सोचो कि एक व्यक्ति बोल रहा है घर में 2 भाई, एक को बोल दिया जाएगा तुमको पूरे घर का राशन पानी सब कुछ देखना है। ओके, एक ऐसा व्यक्ति जो कमा नहीं रहा है उसको बोल दिया कि तुमको घर का पूरा राशन पानी, कौन कहाँ जाएगा आएगा, सारी व्यवस्था तुमको देखनी है। और एक ऐसा व्यक्ति जो कमा रहा है उसको बोला कि तुमको घर से मतलब ही नहीं है। ठीक है, तो भैया ये प्रशासन या घर का मैनेजमेंट कैसे देखेगा जब इसके पास फंड ही नहीं होगा और ये व्यक्ति पे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है? तो जितना भी फंड ले जितना भी पैसा निकाल ले, सब ये अपने फेवर में ले जाएगा, है ना। तो यहाँ पर यही हो रहा था कि इस समय में बंगाल में बहुत बुरे लेवल पर हमें क्या दिखाई दिया? भ्रष्टाचार दिखाई दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी के जो व्यापारी थे उन्होंने अपना पर्सनल ट्रेड भी
चालू कर दिया, लूट खसोट मचाया, कोई रोकने वाला था ही नहीं। अधिक भू राजस्व उनको था, जितना ज्यादा से ज्यादा वसूली कर सको, मतलब ही नहीं है कि वहां की जमीन कैसी है, वहां पर इस बार मॉनसून कैसा रहा है, किसानों की स्थिति कैसी है, वो लगान चुकाने लायक है कि नहीं है, बस इनको इम्पोज करना था, वो कर देते थे। और जब इनको लगता था और रेवेन्यू चाहिए तो वो रेवेन्यू और बढ़ा देते थे। तो वहां पे बुरा हाल हो गया था किसानों का, किसान दिवालिया होने की स्थिति में आ गए थे कि अनाज भी नहीं था उनके पास में, खाने की ऐसी स्थिति में पहुंच चुके थे। कर्मचारी दिन पर दिन मालामाल हो रहे थे। इन 7 सालों में ईस्ट इंडिया कंपनी ने बड़े लेवल पर भ्रष्टाचार किया था बंगाल वाले क्षेत्र में, ठीक है। इसके बाद ब्रिटिश सरकार ने कानून बनाने का निर्णय लिया ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करने के लिए। और वो जो पहला एक्ट आया था, क्योंकि वो ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करने के लिए लाया गया था, इस वजह से उस एक्ट को रेगुलेटिंग एक्ट का नाम दिया गया। रेगुलेशन करना, तुम पर नियंत्रण करना, ओके। इस एक्ट में बहुत सारे प्रोविजंस थे, क्योंकि हम इसे एडमिनिस्ट्रेशन या फिर जुडिशियल सिस्टम या जो भी पुलिस या प्रशासन में रिफॉर्म्स किए गए थे उस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं। तो डिटेल तो आपको कहाँ मिलेगा, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जो आपका चैप्टर है लक्ष्मीकांत का, वहां मिल जाएगा। यहां पर हम वो चीजें डिस्कस करें जो हमारे इस चैप्टर का डिमांड कर रहा है, ठीक है। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में क्या व्यवस्था की गई थी, परीक्षण और संतुलन की व्यवस्था की गई थी। हालांकि इसमें भी कुछ लूप होल्स थे जिसको 1781 में अमेंड किया गया, थोड़े बहुत चेंजेस किए गए। ये क्या बोल रहा है, परीक्षण और संतुलन। देखो, ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में जितना भी ट्रेड करती थी, इस ट्रेड का पूरा ब्यौरा कौन देता था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स नामक एक बोर्ड होता था। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स या फिर निदेशक मंडल कहते थे। ये निदेशक मंडल जो है सारी इंफॉर्मेशन व्यापार की किसको देता था, ब्रिटिश पार्लियामेंट को देता था। इतना प्रॉफिट, इतना लॉस, सब कुछ देता था। और ये निदेशक मंडल में कौन बैठे रहते थे, कंपनी के ही डायरेक्टर्स बैठे रहते थे। अब 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में क्या व्यवस्था की गई कि ये जो निदेशक मंडल अब तक कंपनी के व्यापार के बारे में जानकारी दे रहा था, अब हम इसको एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हो। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि अब आपको केवल ट्रेड के बारे में नहीं बताना है, बल्कि आपको प्रशासनिक जानकारी भी देनी है कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में कैसे प्रशासन कर रही है, सेना पे कितना खर्च हो रहा है, लोगों पे कितना खर्च हो रहा है, और इसका आय कितना है, जो भी वहां पर कर मिल रहा है, राजस्व मिल रहा है, उससे आय कितना हो रहा है, वो सारी जानकारी का पूरा जिम्मा किसको दे दिया, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को दे दिया। तो ये किस लिए लाया गया था, इसीलिए लाया गया था व्यवस्था कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के माध्यम से ईस्ट इंडिया कंपनी पर कंट्रोल किया जाएगा। लेकिन अब खुद ही सोचो ना कि ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कौन है, ईस्ट इंडिया कंपनी के ही कुछ लोग जाकर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स डायरेक्टर बन के बैठे हुए, उनसे क्या बन गया, निदेशक मंडल बन गया। तो वो ज्यादा अपने फेवर में ही चीजें रखेंगे। तो ये ट्रेड के बारे में तो जो इन्फॉर्मेशन देते थे, यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन में ये गड़बड़ कर रहे थे। तो इसी वजह से आगे चल के ये जो लूप होल था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में, उसको चेंज किया गया कब, 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में। और अब ब्रिटेन की पार्लियामेंट बोलेगी कि देखो, ईस्ट इंडिया कंपनी का जो व्यापार है और प्रशासन है, इन दोनों को हम विभाजित कर रहे हैं, सेपरेट कर रहे हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी के जो ट्रेड रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन है वो कौन देगा, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स देंगे या निदेशक मंडल देंगे, जो पहले भी देते आए थे। लेकिन तुम जो ये एक एक्स्ट्रा काम कर रहे थे, ये अब हम तुम्हारे हाथ से ले रहे हैं, हमको लग रहा है कि तुम गड़बड़ कर रहे हो, तुम गड़बड़ आदमी हो, है ना। तो इसलिए अब हम ये प्रशासन का मामला सारा किसके हाथ में दे रहे हैं, एक अलग से बोर्ड बना रहे हैं जिसको बोला गया बोर्ड ऑफ कंट्रोल या फिर नियंत्रक मंडल कहा गया। ये जो नियंत्रक मंडल थे, इसके मेंबर्स का कंपनी से कोई लेना देना नहीं था, ये डायरेक्टली ब्रिटिश पार्लियामेंट के प्रति उत्तरदायी थे। तो ये पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट थे और जितना भी प्रॉफिट लॉस होगा ये खुल के बताएंगे उधर में, ठीक है। तो ये दो तरीके से 1784 के एक्ट में व्यवस्था लाई गई कंट्रोल करने की, किस पे, ईस्ट इंडिया कंपनी पे। और ये व्यवस्था कब तक चलेगी, जब तक ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में शासन चलेगा। ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन खत्म हो जाता है भारत में कब, 1858 में। और जैसे 1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन खत्म हुआ, COD और BOC इन दोनों को भी खत्म कर दिया जाएगा। मैं ज्यादा डेप्थ में नहीं जा रही हूँ क्योंकि हमको भटकना नहीं है, वो पॉलिटी में आप पढ़ोगे, मेरे जितना काम का उतना मैं बता दे रही हूँ, ठीक है। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, इसमें एक तो ये प्रोविजन किया गया, क्या, 6 सदस्यों वाला एक नियंत्रक मंडल बनाया गया नया, जिसको बोर्ड ऑफ कंट्रोल कहा गया। परिषद में 4 से घटाकर 3 सदस्य कर दिए गए।
कौन से परिषद में 4 से घटाकर 3 सदस्य कर दिए गए? तो बेसिकली जो आपका बंगाल पे जब ये रूल कर रहे थे 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में ये भी प्रोविजन लाया गया था कि बंगाल का गवर्नर अब क्या हो जाएगा, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, और इसके हेल्प के लिए 4 मेंबर्स वाली काउंसिल बनाई जाएगी। तो उसी की बात यहाँ पर कर रहा है। और 2 क्षेत्र थे, एक तो बॉम्बे था, एक मद्रास था। यहाँ पर भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी प्रेसिडेंसी बनाई हुई थी, यहाँ पर भी इनकी पूरी सेना रहा करती थी और उसके मैनेजमेंट के लिए यहाँ भी गवर्नर्स अपॉइंट होते थे। तो 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में बोल दिया गया कि मद्रास और बंबई के लिए 3-3 सदस्यों वाली एक और परिषद बना देते, यानी इस गवर्नर की हेल्प के लिए भी 3 सदस्य वाली परिषद बनाई जाएगी और इसकी हेल्प के लिए भी 3 सदस्य वाली परिषद बनाई जाएगी। और बंगाल के गवर्नर जनरल की हेल्प के लिए 4 सदस्य वाली परिषद पहले ही बनाई जा चुकी थी 1773 में, कि ये परिषद हेल्प करेगी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की कि वहां पर कैसे लॉज बनाने हैं और उनका एग्जीक्यूशन कैसे करना है, यानी विधायिका कार्यपालिका दोनों के रूप में ये हेल्प करने वाले थे। इनके पास नहीं था, बाद में इनको भी दे दिया गया था। ठीक है, अंग्रेज अधिकारी पर मुकदमे के लिए इंग्लैंड में कोर्ट की स्थापना की गई कि अगर कोई अंग्रेज अधिकारी यहाँ पर गड़बड़ करता हुआ पाया गया तो उस पर इंडिया पर कोई मुकदमा नहीं चलेगा, जो भी चीजें हैं वो कहाँ चलेंगी, इंग्लैंड में चलेंगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1786 में एक्ट आया। ये एक्ट क्या थे? ये छोटे छोटे एक्ट बहुत सारे आ रहे हैं। मैंने आपको मेजर एक्ट बात किया था 1784 के बाद, जो इंपॉर्टेंट एक्ट है वो 1813 का एक्ट है। फिर बोलोगे कि मैडम ये छोटे छोटे एक्ट कहाँ से है? देखो छोटे छोटे पॉइंट्स है, बता रखा है, इसके लिए इंपॉर्टेंट है। 1786 में अब ब्रिटेन की पार्लियामेंट कानून बनाकर भेज रही है, बोल रही है कि गवर्नर जनरल को हम और पावरफुल बना रहे। कौन से गवर्नर जनरल? बंगाल के गवर्नर जनरल को हम और पावरफुल बना रहे हैं। इसको मुख्य सेनापति की शक्तियां, जैसे आज हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो उनके पास में तीनों सेनाओं के प्रमुख के रूप में शक्तियां मिली हुई है ना, ऑफिशियली हेड तो है ये वो। तो ऐसे ही गवर्नर जनरल को मुख्य सेनापति की शक्तियां दे दी गई और परिषदों के निर्णय को रद्द करने का अधिकार। मतलब ये गवर्नर जनरल इतना पावरफुल था कि जो भी परिषद डिसीजन लेती ये चाहता तो उसको वीटो कर सकता था, उसको रोक सकता था, इतना पावरफुल इसे बनाया जा रहा था। ठीक है, 1793 में फिर एक एक्ट लाया गया और इसमें बोल दिया गया कि नियंत्रण अधिकरण के सदस्यों का वेतन भारतीय कोष से जाएगा। यानी ब्रिटेन में जो ब्रिटेन के पार्लियामेंट के प्रति रिस्पॉन्सिबल क्या बनाया गया है? बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया है। तो बोला गया जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है ना, इसके जितने भी मेंबर्स हैं, अब इन मेंबर्स की सैलरी कहाँ से जाएगी? भारत का जो खजाना है, यहाँ का जो कोष है, क्योंकि ये इनके लिए काम कर रहे हैं ना, तो अब सैलरी भी कहाँ से जाएगी? भारत से जाएगी। अब हमारे लिए क्या काम कर रहे हैं? हमारे लिए तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल काम ही नहीं कर रही थी। बोर्ड ऑफ कंट्रोल तो किस पे रेगुलेट करिए? ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी किसकी? ब्रिटेन की है, हमसे कोई लेना देना भी नहीं है, लेकिन फिर भी इनकी सैलरी किस पर डाल दी गई? भारतीयों पर डाल दी गई। ओके, 1813 का चार्टर एक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट चार्टर एक्ट है। 1813 का चार्टर एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अहस्तक्षेप के सिद्धांत और नेपोलियन द्वारा लागू महाद्वीपीय व्यवस्था से अंग्रेजों के लिए यूरोपीय व्यापार के मार्ग लगभग बंद हो चुके थे। अब बोल रहे हैं यहाँ पर क्या चल रहा है? ब्रिटेन में आ रहा है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, औद्योगिक क्रांति आ चुकी है यूरोप में। लेकिन यूरोप में इसी समय एक जो कंट्री है वो बहुत हमें फलते फूलते दिखाई दे रहा है, उसका क्या नाम था? फ्रांस। ओके, ये जो फ्रांस है इसका शासक नेपोलियन उस समय किस तरह से 1 बाय 1 रीजन को अपने कंट्रोल में किया जा रहा था। तो जो यूरोपियन इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, स्पेशली मैं ब्रिटेन की इंडस्ट्रीज की बात करूंगी, जो मैनचेस्टर में कपड़े बना रहे हैं, लिवरपूल में जो वहां पे सॉल्ट प्रिपेयर किया जा रहा है, तो बेसिकली वहां पर जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनके लिए क्या चाहिए? देखो, कभी भी किसी व्यापार में 2 महत्वपूर्ण चीजें होती है प्रॉफिट के लिए। एक तो रॉ मटेरियल, कच्चा माल जिससे वो सामान बनेगा, वो अच्छा और सस्ता मिलना चाहिए, और दूसरा कि जो तैयार किया उन्होंने माल उसको बेचने के लिए मार्केट होना चाहिए। ठीक है, आजकल आप देखो कपड़ों का सीजनल, पहले क्या होता था ना, हमारे कुछ सीजन के हिसाब से कपड़े बने होते थे कि गर्मी में हमको ये कपड़ा पहनने का, ठंड में ये कपड़ा पहना है। आजकल देखा जो बड़ी बड़ी कंपनीज है ना, जो आपका गारमेंट्स बनाती हैं, वो लोग क्या करती है? वो लोग मंथली सीजन अपडेट मंथली जो है आपका फैशन अपडेट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि इतनी सारी कंपनीज हैं, उसमें इतने सारे एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं और कंपनी को हर महीने अच्छा प्रॉफिट चाहिए, तो उनको ये ध्यान रखना है कि भाई फैशन चेंज करो, ट्रेंड चेंज करो, ताकि लोग जो उसका कंजम्पशन करें। और कंजम्पशन नहीं करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी ना, और फैशन के हिसाब से ही लोग चेंज करेंगे। अदरवाइज अभी कपड़े किधर फटते हैं? अभी आपने एक टी शर्ट ले लिया तो वो
कितने टाइम चलता है ना, साल साल 2-2 साल चलता है। तो फिर अभी तरीका क्या है लोगों के दिमाग में घुसने का कि ट्रेंड चेंज करो, फैशन, है ना। और ट्रेंड जैसे ही आपने चेंज करा, अब लोगों के पास ये जो कपड़े पड़े सारे आउटडेटेड होगा, हटाओ इसको, चलो अब नया खरीद के लाओ। इससे क्या होता है, उनको प्रॉफिट होता है। तो उनके पास एक मार्केट चाहिए ना। मार्केट बनाने के लिए क्या करना है, ट्रेंड ला रहे फैशन का कि भैया ये नया फैशन आ गया है, तो फिर लोग उसी हिसाब से, उनके हिसाब से एक तरह से दिमाग पे कंट्रोल करके अपने हिसाब से उनको मार्केट पे कन्वर्ट करना है। बस यहाँ पर भी ऐसा ही था कि इन इंडस्ट्रियलिस्ट को मार्केट चाहिए था अपना सामान डंप करने के लिए कि भाई किधर बेचेगा ये लोग, अदरवाइज प्रॉफिट किधर है। यूरोप में ये व्यवस्था हो नहीं पा रही थी। भारत में क्या चल रहा था, तो भारत में अकेले ईस्ट इंडिया कंपनी ने कंट्रोल किया हुआ था। तो 1813 में जो ब्रिटेन के लोग हैं वो वहां की सरकार पे दबाव डालेंगे कि देखो भैया, ईस्ट इंडिया कंपनी को तुमने बहुत दे दिया संरक्षण, अब खोलो भारत के दरवाजे हमारे लिए, हम भी जाके इंडिया से ट्रेड करेंगे। तो अभी तक जो ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार बना हुआ था भारत में, ट्रेड मोनोपोली हमें दिखाई देती है, वो 1813 के चार्टर एक्ट में एंड हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। 1813 के चार्टर एक्ट में बोल दिया गया कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी अकेले भारत से व्यापार नहीं करेगी, बल्कि ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ साथ ब्रिटेन के जितने पूंजीपति हैं सबके लिए भारत के दरवाजे हम खोल दे रहे हैं। तो यहाँ पर यही बोल रहा है कि यूरोपीय व्यापार के लिए अब भारत के दरवाजे खोल दिए जाएंगे, व्यापारियों के लिए। ब्रिटिश व्यापारी और इंजीनियरों को भारत आने और बसने की अनुमति दे दी गई थी इस 1813 के चार्टर एक्ट से। तो इनका भी कुछ कुछ इम्पैक्ट जो है वो हमें दिखाई देता है। ओके, चलो आगे बढ़ जाते हैं। 1833 का चार्टर एक्ट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बोल रहा है 1833 के चार्टर एक्ट में? सबसे जरूरी चीज क्या है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को जो थोड़ा बहुत व्यापार कर रही थी, क्योंकि अब व्यापारिक एकाधिकार तो खत्म हो गया, तो ईस्ट इंडिया कंपनी को बहुत प्रॉफिट था नहीं इंडिया के ट्रेड में, क्योंकि ऑलमोस्ट ब्रिटेन के सब लोग भारत से व्यापार कर रहे हैं, तो उसको वो प्रॉफिट नहीं था जो पहले। अब देखो क्या होगा, सप्लाई कम हो जाए, डिमांड ज्यादा। फॉर एग्जाम्पल एक शहर हो, उसमें अकेले मेरी दुकान हो और डिमांड करने वाले बहुत ज़्यादा हो, तो फिर क्या मैं मनमाना रेट बेच सकती हूँ ना, तो मेरा प्रॉफिट बढ़ जाएगा। अब मेरे साथ साथ 50 और आ गए दुकानदार, तो फिर लोगों के पास भी ऑप्शंस है। अच्छा तुम इतना महंगा दे रहे हो, चलो अभी दूसरे की दुकान पे चलने का, तुम भी महंगा दे रहे हो तो तीसरे की दुकान पे, ठीक है। और जो नया नया अभी दुकान डाला है उसको लगेगा चलो ना सस्ता बेच के अपना ग्राहक बनाते हैं, तो इस तरह से रेट टूटते हैं। तो यहाँ पर भी यही था कि 1813 के जो चार्टर में इनका व्यापारिक एकाधिकार खत्म किया गया ईस्ट इंडिया कंपनी का, उसकी वजह से 1833 का जो चार्टर एक्ट आया था उसमें ये प्रोविजन किया गया कि देखो ईस्ट इंडिया कंपनी को बहुत ज्यादा फायदा है नहीं अब व्यापार में, तो इसको बोलो कि व्यापार करे खत्म। और भारत में वैसे भी इसने काफी बड़े क्षेत्र पर अपना नियंत्रण कर लिया। 1833 तक भारत का काफी बड़ा क्षेत्र ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में आ चुका था, मराठवाड़ा आ चुका था, मैसूर आ चुका था, है ना। अब इनकी अगली नजर थी सिख पर, फिर उसके बाद अगली नजर डालेंगे अवध पर। बंगाल ऑलरेडी इनके कंट्रोल में था, तो ये नहीं था कि केवल ईस्ट इंडिया कंपनी एक ही जगह फोकस करे, क्या, भारत के प्रशासन पर, ठीक है। तो इस वजह से 1833 में और ज्यादा ब्रिटिशर्स को इंडिया में प्रमोट किया जाएगा। तो अंग्रेजों को भारत में भूमि खरीदने की अनुमति दे दी गई कि जो भी आ रहे पूंजीपति व्यापारी वो चाहे तो भारत में जमीन खरीद सकते हैं, क्योंकि अब इंडस्ट्रियलिस्ट अपने हिसाब से इंडिया के रॉ मटेरियल्स को ले जाने वाले थे या फिर इंडिया को एज अ मार्केट यूज करने वाले थे, तो कई लोग यहाँ पे प्रॉपर बस रहे थे। तो आप यहाँ पर आके जो मनाए जमीन खरीदो बेचो आपकी मर्जी। गवर्नर जनरल की परिषद में एक चौथा सदस्य विधि विशेषज्ञ के रूप में नियुक्त हुआ, और उसमें हमें कौन दिखाई देता है, उसमें हमें मैकाले दिखाई देता है, ठीक है। तो यहाँ पर राइटर यही बोलता है कि गवर्नर जनरल की परिषद में एक चौथा सदस्य विधि विशेषज्ञ के रूप में, अब इनको लगा था कि प्रॉपरली हमको एक चाहिए व्यक्ति, तो वो विधि विशेषज्ञ जो कानूनी रूप से इनको विशेषज्ञ के रूप में काम करेगा, और ऐसा व्यक्ति के रूप में किसको नियुक्त किया गया, मैकाले ऐसा पहला सदस्य हुआ, ठीक है। अब देखो ये जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था ना, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे नोट कर लो, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल 1833 के चार्टर एक्ट से गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया में कन्वर्ट हो गया था, यानी ये भारत का गवर्नर जनरल बन चुका था 1833 के अधिनियम से, ठीक है। और ये जो गवर्नर जनरल था इसके पास में क्या था, हमने पहले देखा था परिषद थी, उस परिषद में बोल रहा है कि एक और सदस्य इंट्रोड्यूस किया गया और बोला गया कि इस सदस्य को क्या बोलेंगे हम, विधि सदस्य बोलेंगे, ओके। और ये विधि सदस्य पहला कौन हुआ था, मैकाले हुआ था। तो मैकाले आके बहुत सारे रिफॉर्म्स करके जाएगा जिसके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण कदम लिया गया, भारत में दास प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया और ऑफिशियली पेपर पर 1843 में इसके लिए कानून ला दिया गया, ओके। दास प्रथा भारत में भी चलती थी, दास प्रथा को
भारत में, देखो दास का अलग अलग कंटेक्स्ट में अलग अलग मीनिंग हो सकता था। जो यूरोपियन वाले दास प्रथा थी वो भारत में खैर उस लेवल पर नहीं थी, लेकिन हाँ ब्रिटिश के आने से भारत में हमें दास व्यवस्था और मजबूत होते हुए नजर आई। जो वो लोग काम कराते थे ना अपने चाय बागानों में लोगों को, वो बेसिकली गुलाम जैसे ही काम करवाते थे, ठीक है। फिर भी इन्होंने ऑफिशियली पेपर पर बोल दिया कि दास प्रथा को हम भारत में अवैध घोषित कर रहे हैं। तो ये 1833 का चार्टर एक्ट था। ये और ज्यादा इनको भारत के एडमिनिस्ट्रेशन में घुसाता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। 1853 का चार्टर एक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1853 के चार्टर एक्ट में यह आवश्यकता महसूस की गई कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया पे बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो ये अकेले इसकी एक परिषद दोनों काम नहीं कर पाएगी। लॉ बनाने का और उसके एग्जीक्यूशन का, यानी विधायिका कार्यपालिका दोनों रूप में काम नहीं कर पाएगी। तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के 1853 में एक्ट लाया गया और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो थी उसकी परिषद को दो टुकड़े कर दिए गए। एक जिसको बोल दिया गया विधान परिषद और दूसरा जिसको बोल दिया गया कार्यपालिका, है ना। तो ये दो परिषद लाई गई, एग्जीक्यूटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव। एग्जीक्यूटिव तो ऑलरेडी चल ही रहा था, इसी को बोल रहे थे। अलग से ला दी गई कानून बनाने के लिए परिषद, जिसको विधान परिषद कहा गया, और इसमें 6 नए सदस्य जोड़ दिए गए। इधर जितने थे उतने ही थे, इधर अलग से एक परिषद बना के इसमें 6 नए मेंबर्स को जोड़ दिया गया प्रॉपर। ओके, विधि सदस्य को गवर्नर जनरल की परिषद का पूर्ण सदस्य बनाया गया, इस वाले को। ओके, दूसरा, परिषद में कानून निर्माण में सहायता के लिए अलग से 6 सदस्यों की नियुक्ति करके विधान परिषद का गठन किया गया। बंगाल के लिए पृथक लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति भी की गई अलग से, क्योंकि बंगाल वाला जो रीजन है ना वो बहुत महत्वपूर्ण है। ओके, और अकेले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, पहले तो वो बंगाल का ही गवर्नर जनरल था ना, वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बन चुका है, तो उस पर सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है ऑलमोस्ट, है ना। तो उसके लिए थोड़ा सा बंगाल पे उस हिसाब से फोकस करना टफ हो रहा था। इसके लिए अलग से लेफ्टिनेंट गवर्नर, यानी गवर्नर जनरल के अंडर में एक लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति की गई बंगाल में। अब आ जाते हैं 1858 का एक्ट। 1858 का एक्ट किस लिए था कि ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार तो हम ऑलरेडी निपटा चुके हैं, अब हम फाइनली इनका प्रशासन भी खत्म कर रहे हैं। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में प्रशासन एंड हो जाता और यहीं से इंडिया में क्राउन रूल चालू हो जाएगा, ठीक है। 1858 का एक्ट भारतीयों की संतुष्टि के लिए भी लाया गया था, क्योंकि हमने ही विद्रोह किया था। भारत का शासन ब्रिटिश संसद के हाथ में चला गया। ब्रिटिश पार्लियामेंट पूरी तरह से इंडिया का एडमिनिस्ट्रेशन देखने वाली थी, पहले भी वही देख रही थी, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू अब वो मीडिएटर जा चुका है यहाँ से। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, जब ईस्ट इंडिया कंपनी खत्म तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स भी निपट गया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल भी निपट गया, क्राउन रूल चालू हुआ। तो अब भारत में भारत की साम्राज्ञी या सम्राट किसे बनाया जाएगा, ब्रिटेन की महारानी को बनाया जाएगा, लेकिन महारानी खुद आके थोड़ी शासन देखेगी। तो जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था, केवल इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया, वॉइसरॉय ऑफ इंडिया कर दिया गया, ताकि लोगों को भी एक बेवकूफ बनाया जा सके। तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को वॉइसरॉय ऑफ इंडिया का नाम दिया गया। काम इसका अभी वही था, सारी पावर्स इसी के पास थी, और ब्रिटेन की पार्लियामेंट पूरी अच्छे तरीके से एग्जीक्यूशन कर सके, कंट्रोल कर सके इंडिया पे, उसके लिए ब्रिटेन में एक पद बनाया गया जिसको बोला गया सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, या फिर इसे भारत सचिव का पद बोला गया। अब भारत सचिव ब्रिटेन में बैठने वाला था, लेकिन भारत सचिव ब्रिटेन से बैठ के भारत का शासन कैसे देखता, तो भारत सचिव की मदद के लिए 15 सदस्यों वाली एक सहायक परिषद बनाई गई, एडवाइजरी काउंसिल बनाई गई, एक सलाहकार परिषद बनाई गई जो इंडिया में रहकर इसकी हेल्प करने का काम करते। ओके, समझ में आ गया। तो ये कुछ नए पोस्ट फेरबदल के साथ लाए गए 1858 के एक्ट में। भारत परिषद के 15 सदस्यों में से 7 की नियुक्ति सम्राट द्वारा तथा शेष का चयन कंपनी डायरेक्टर द्वारा होता। तो ये जो 15 मेंबर्स से बोल रहा है, इसमें से 7 कौन चुनते, 7 ब्रिटेन की महारानी के द्वारा चुना जाता, और बाकी जो है उनका चयन कौन करता, कंपनी के डायरेक्टर करते, ठीक है। आगे बोल रहा है सिविल सेवा में खुली प्रतियोगिता का प्रारंभ किया गया। ये 1850 अब देखो 1858 के एक्ट में ये बोल रहा है, एक्चुअली तो 1853 के एक्ट में ये व्यवस्था ला दी गई थी कि जो सिविल सर्विसेज है उसके लिए ओपन कंपटीशन स्टार्ट हो जाएगा। ओके, लेकिन जो एग्जीक्यूशन है वो हमें 1858 से दिखाई देता है। अब यहाँ पर आ जाते हैं भारत में सिविल सेवा का विकास। इसके आगे राइटर नहीं बढ़ता और इसके आगे डायरेक्ट जाता है किस पे, कि भारत में किस तरह से, सबसे पहला जो टॉपिक है वो इसी पे बात करेगा कि सिविल सर्विसेज का भारत में कैसे विकास हुआ, ठीक है। अब सिविल सर्विसेज के विकास में पूरी
कहानी सुनाएगा कि इसकी स्टोरी कहाँ से चालू हुई और किस तरह से इसे आगे लेकर जाया गया। और बहुत सारे इसमें हमें कमिटीज वगैरह दिखाई देती हैं, उन सारी कमिटीज के बारे में यहाँ पर डिस्कस किया गया है। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे क्या, भारत में पुलिस व्यवस्था, कि भारत में पुलिस व्यवस्था का विकास किस तरह से हुआ, पहले क्या व्यवस्था थी, अलग अलग लोगों का क्या रोल था, कौन कौन सी कमिटीज आई, वो हम देखेंगे। भारत में सेना का पुनर्गठन कैसे हुआ, भारत में अच्छी खासी आर्मी थी, उसको कैसे रीऑर्गेनाइज किया गया, कौन कौन सी अलग अलग से कमिटीज आई थी, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और फिर लास्ट हम देखेंगे इंडिया में इन्होंने जुडिशियल सिस्टम किस तरह का डेवलप किया था, और इसके साथ ही हमारा ये चैप्टर एंड हो जाएगा। हालांकि इसमें अभी एक चीज और बच रही है, वो है हमारा कि प्रशासनिक व्यवस्था को इन्होंने किस तरह से डेवलप किया था। जैसे आज इंडिया में है ना, इस सबसे ऊपर है देश, देश के बाद हम उसको स्टेट्स या फिर यूटीज में देखते हैं, या फिर सिटीज देखते हैं, तो ऐसा ही एक हायरार्की इनका भी था, उसके बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, भारत में सिविल सेवा, सिविल सेवा का क्या व्यवस्था था। देखो थोड़ा सा ये जान लेते हैं, 2-4 कमिटीज के नाम आपको पता होने चाहिए जो भी इससे रिलेटेड है, यहां से थोड़ा सा एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्या बोल रहा है, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा वाणिज्यिक मामलों को देखने के लिए सिविल सेवा स्थापित किया गया था। ठीक है, धीरे धीरे इन्हें अन्य जिम्मेदारी और प्राधिकार भी दे दिए गए तथा यह प्रशासनिक मामलों को देखने वाली सुव्यवस्थित तंत्र में तब्दील हो गई। अब देखो, ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में इतना बड़ा व्यापार कर रही है, ठीक है, तो बोल रहा है कि इनिशियली ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो सिविल सर्विसेज का स्ट्रक्चर है वो किस लिए डेवलप किया था, कि भारत में वाणिज्यिक मामले, व्यापार कैसे अच्छे से किया जाए प्रॉपर सही वे में। ओके, तो उसके लिए सिविल सेवा स्थापित की थी, जहां पर कुछ व्यक्तियों को अपॉइंट किया जाता था और उनके पास में कुछ ऐसे नॉलेज होती थी मैनेजमेंट के, एडमिनिस्ट्रेशन की, कि सही तरीके से आप कैसे अपने व्यापार को सुदृढ़ कर सकते हो। बोल रहे कि जब धीरे धीरे इसी ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में क्या आ गए, इंडिया के एक क्षेत्र आ गया, फिर दूसरा क्षेत्र आ गया, तो अब ये ईस्ट इंडिया कंपनी, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारी तो व्यापारी है ना, उनकी बुद्धि तो व्यापारी वाली है, उनको व्यापार करने तो आता है, लेकिन उनको प्रशासन करने नहीं आता है। तो अब इन्हीं व्यापारियों के हाथ में जब प्रशासन वाला काम आया, तो उन्होंने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किनको डाल दी, इन्हीं को डाली, सिविल सेवा के जो व्यक्ति थे, कि भाई तुम अब प्रशासन भी देखो कैसे कैसे एडमिनिस्ट्रेशन करना है, और इसको बहुत मजबूत रूप से इन्होंने स्थापित किया। ओके, समझ में आ गया। तो यहाँ पर यही बोल रहे कि स्थापित किया था इसको वाणिज्यिक कार्य के लिए, धीरे धीरे इनको प्रशासनिक दायित्व भी सौंपे, और बाद में ब्रिटिश का भारत में रूल करने का एक ये सुदृढ़ आधार बना। ओके, चलो आगे बढ़ जाते हैं। कॉर्नवालिस की बात कराएं, ये सारे गवर्नर जनरल होंगे भारत में, पहले बंगाल के थे, फिर इंडिया के कन्वर्ट होते हैं, मतलब वो नाम चेंज हो जाता है केवल पद का। कॉर्नवालिस पहला गवर्नर जनरल जिसके द्वारा इस सेवा को प्रारंभ किया गया था। बोल रहे कि ये स्ट्रक्चर इनिशिएट कैसे किया गया था, तो आप सभी को पता है कि बंगाल में 1765 में किस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना कंट्रोल कर लिया था। ओके, फिर हम आगे देखते हैं कि उस समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन होता है, तो क्लाइव होता है। क्लाइव के बाद हम देखते हैं वॉरेन हेस्टिंग्स आता है, उसके बाद से कौन आता है, ये आ जाता है कॉर्नवालिस। तो बोल रहे कि जो भारत में सबसे पहले व्यवस्था, इसका भारत तो नहीं बोलेंगे, बंगाल वाला क्षेत्र, क्योंकि अभी बाकी क्षेत्र इसके कंट्रोल में नहीं है, ना तो मद्रास कंट्रोल में था, ना मराठवाड़ा। हालांकि इनके साथ वॉर्स हुए थे, कुछ क्षेत्र इसने जीत लिए थे, लेकिन फिर भी। तो यहाँ पे ये बोला है कि जो कॉर्नवालिस का टाइम पीरियड था ना, इसके समय में हम देखते हैं कि इसने इस पर पहली बार काम किया, इस सेवा को प्रारंभ किया। आगे वेलेज़ली आता है कॉर्नवालिस के बाद, तो वेलेज़ली जो है इस व्यवस्था को और आगे बढ़ाएगा, और वेलेज़ली को लगा कि ये बहुत काम की चीज़ है, ये जो सिविल सेवक है ये हमारे बहुत काम की चीज़ है। तो वेलेज़ली ने 1800 में इन्हें प्रशिक्षण देने के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की, कि आइए और आपको यहाँ पर इसका स्पेसिफिक प्रशिक्षण दिया जाएगा, ट्रेनिंग दिया जाएगा।
और ब्रिटेन से अब बच्चे आ रहे थे, किसके, ईस्ट इंडिया कंपनी के जो अधिकारी थे, इन्हीं के बच्चे ब्रिटेन से आते थे, उन्हें भारत में प्रशिक्षण दिया जाता था और प्रॉपर ट्रेंड करके कि भैया देखो ऐसे ऐसे तुमको काम करने का है, और ट्रेनिंग देने के बाद से इनको लगा दिया जाता था। तो कॉर्नवालिस ने इसकी व्यवस्था चलाई, वेलेस्ली ने इसको ट्रेनिंग तक पहुंचाया, और फिर ब्रिटेन में ही इसके लिए बहुत सुदृढ़ व्यवस्था स्थापित की जाएगी। कैसे, इसको आगे रद्द करके 1806 में इंग्लैंड में कॉलेज की स्थापना की गई ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, और यहाँ पर 2 वर्ष के प्रशिक्षण अनिवार्य कर दिया कि जो भी लोग जाएंगे वहां पे प्रशासन संभालने के लिए एज अ सिविल सर्वेंट, उनके लिए कंपल्सरी कि 2 ईयर का यहाँ से क्या लेकर जाए, एक्सपीरियंस लेकर जाए, ट्रेनिंग लेकर जाए। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। चार्टर अधिनियम 1853 में प्रावधान। अब ये तो हमने कब की बात करी, ये हमने बात करी थी 1700 की, है ना। आपने देखा कि 1785 के बाद हम देख रहे हैं किसके, 1780 के बाद ही हम देख रहे हैं। एक तो कॉर्नवालिस का इसमें रोल था कि भैया सबसे पहले वो जाके काम कर रहा है, और दूसरा फिर वेलेस्ली का इसमें रोल था। लेकिन ये सारी चीजें ये लोग अपने स्तर पर कर रहे हैं, ऑफिशियली अभी कुछ हो नहीं रहा है। ऑफिशियली कब चीज आएगी, जब ब्रिटेन से कानून बनकर आएगा, और ब्रिटेन से कानून थोड़ा सा लेट आया। कब, 1853 में ब्रिटेन से 1853 में चार्टर इशू हुआ, और उस चार्टर में बोला गया कि ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने सिविल सर्वेंट का जो पोजीशन है उस पर अपना नियंत्रण स्थापित कर रखा है, कि कंपनी के डायरेक्टर अपने बच्चों को लाते हैं, प्रशिक्षण दिलवा के और बिठा देते हैं, और सिविल सर्विसेज की जितने भी ये जो आज आपने देखा सिविल सर्विसेज में जाने का लोगों का क्या, मैं देखो सबको नहीं बोलूंगी, लेकिन कहीं ना कहीं एक जो अट्रैक्शन है वो क्या है कि उसका एक ऑरा, और ऑरा क्या है, वो डेजिग्नेशन का है ना, वो जो समाज में उसको एक वैल्यू प्राप्त है। अब किसी भी तरीके से वो, कुछ लोग बोलते हैं जाएगा तो भाई लूट खसोट करेगा, बहुत पैसा आ जाएगा, कुछ लोग इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। अगर मैं ग्राउंड लेवल की बात करूं, कुछ लोग देखते हैं कि भाई सोसाइटी में तुम अच्छा कर सकते हो, कोई उसको पावर की तरह देखता है, रॉब की तरह देखता है। तो अलग अलग तरीके से जो भी सिविल सर्वेंट्स हैं उनके पद को लेकर भारत में एक अट्रैक्शन है, और ये अट्रैक्शन कहाँ से इंट्रोड्यूस हुआ था, वो वहीं से इंट्रोड्यूस हुआ था। और जो ब्रिटिश थे ना, उन्होंने क्या कर रखा था कि अपने इन पद पर बैठे हुए लोग कुछ भ्रष्टाचार ना करे, कुछ भी ना करे, इसलिए इनको हायर पेड वाले एम्प्लॉयज के रूप में अपॉइंट किया जाता था। मतलब इनको बहुत सैलरी दी जाती थी अच्छी खासी, इनका वो रुतबा होता था, उस तरह का इनको लाइफस्टाइल प्रोवाइड कराने की कोशिश की जाती थी। तो वहां से ही ये व्यवस्था चले आ रही है जो आज हमें भारत में दिखाई देती। तो बेसिकली ये यही बोल रहे हैं कि जो डायरेक्टर्स थे ना ईस्ट इंडिया कंपनी के, उन्होंने कहीं ना कहीं अपना ये कंट्रोल कर लिया था कि भैया हम जो है वो अपने ही बच्चों को यहाँ ला के बिठा देंगे। भाई इसमें क्या होगा, भाई ये तो वो हो गया ना, कभी कभी अयोग्य व्यक्ति भी पहुंच जाएगा। मतलब अयोग्य का क्या है, आपने किसी को ट्रेनिंग दे दिया, काम करना सिखा दिया, कर लेगा, लेकिन क्या पता एक्चुअल में अपने मेहनत से जो व्यक्ति आएगा वो ज्यादा स्किल के साथ में आएगा, वो कुछ और अच्छे रिफॉर्म्स कर सकता है। तो उस पर कब काम किया, ब्रिटेन की पार्लियामेंट ने 1853 के एक्ट में डायरेक्टर का संरक्षण समाप्त और सारी नियुक्ति प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से बोल दिया गया कि जितने भी अप पोजीशन पर जो भी बच्चे जाएंगे, चाहे वो इंडियंस है चाहे वो ब्रिटिश है, उन सबको एग्जाम देना पड़ेगा, और कंपटीशन में जो भी पास होगा वही जाकर वहां पर बैठेगा। ओके, हालांकि ये प्रोविजन पहले भी लाया गया था 1833 के चार्टर एक्ट में, लेकिन इसको डायरेक्टर्स के हल्ला गुल्ला की वजह से लागू नहीं किया जा सका। प्रॉपरली कब लागू किया गया, 1853 के एक्ट से। कॉर्नवालिस द्वारा 1793 में सभी उच्च पद ब्रिटिश को, कॉर्नवालिस ने ही यह व्यवस्था चालू की थी ना सिविल सेवा की, और कॉर्नवालिस एक एजेंडे के तहत काम कर रहा था। वो चाह रहा था कि भारत में जितने भी बड़े अधिकारियों के पद है वहां पे ब्रिटिश को घुसा दो। ओके, तो वो क्यों ऐसा कर रहा था, बोल रहे कि ब्रिटिश हित के लिए अंग्रेजों का प्रशासन संभालना अनिवार्य। उसको पता था कि भाई ब्रिटिश अपने फेवर में कब काम कर पाएंगे, जब यहां पर कौन बैठा होगा, एक ब्रिटिश अधिकारी बैठा होगा। अगर कोई भारतीय अधिकारी बन के बैठ गया और उसको लगेगा कि ये तो गलत कर रहे हो, तुम अपने फेवर में कर रहे हो, हमारे अगेंस्ट कर रहे हो, तो वो ऑब्जेक्शन कर सकता है। इसलिए बड़े पदों पर किसे बिठाना चाहिए, अपने ही आदमियों को बिठाना चाहिए, क्योंकि वो हमारे हित में काम कर सकेंगे। भारतीय कभी भी ब्रिटिश हित के लिए नहीं काम करेंगे। क्यों करेगा भैया, हित के लिए करे ना करे, अपने अहित में तो नहीं करेंगे ना, अपना थोड़ी जाके आदमी शोषण करा लेगा। यूरोपियों में इन पदों के लिए पहले से ही प्रतिस्पर्धा, और यूरोप में ऑलरेडी काफी ज्यादा कंपटीशन, क्योंकि इस पद को काफी ज्यादा अच्छा माना जाता था कि भैया पहले आराम से नौकरी करो, अच्छा खासा सैलरी मिलेगा, हाई पेड वाला हायर पेड जॉब में आ जाता ही, और दूसरा जाओगे तो अच्छा खासा पेंशन मिलेगा। ठीक है, चार्टर अधिनियम 1853 में प्रावधान कर दिया गया फाइनली, और इसके
प्रोविजन कौन ला रहा था? कॉर्नवालिस लाया था, उसने इस व्यवस्था को अलग तरीके से स्थापित किया। 1853 के चार्टर एक्ट ने अलग इसको मोड़ दे दिया, डायरेक्टरों का संरक्षण समाप्त कर दिया और बोल दिया कि अब जितनी भी चीजें होंगी, जो भी प्रोविजन होंगे, रिपीट हो गया क्या, वो किसके माध्यम से होगा? उसी के माध्यम से होगा। ठीक है, इसी चीज को दोबारा यहाँ पर दिखा रहा है। आगे बोल रहा है भारतीय सिविल सेवा अधिनियम। अब बोल दिया गया 1853 के चार्टर एक्ट में कि भाई एग्जाम होगा आपका, तो इसके लिए एक प्रॉपर एक्ट लाया जाएगा। उस एक्ट का क्या नाम है? भारतीय सिविल सेवा अधिनियम। बेसिकली 1861 का जो काउंसिल एक्ट है उसी की बात कर रहा है। कुछ पद अनुबद्ध सिविल सेवकों के लिए आरक्षित कर दिए गए। ओके, कि ये जो पोस्ट है वो हम स्पेसिफिक रिजर्व कर रहे हैं, क्योंकि देखो इनको भी डर था। ब्रिटिश जो पार्लियामेंट भी कानून लेकर आ रही है, कहीं ना कहीं वो भी तो अपने हित में ही काम करना चाह रही है, भारतीयों के हित में तो करना नहीं चाह रही है, लेकिन उन्हें क्वालिटी भी ध्यान रखना पड़ रहा है। ठीक है, भारत में जो डिमांड्स है उसको भी ध्यान में रखना पड़ रहा है। और भारत में इस समय बहुत सारे सोशल रिफॉर्मर आ चुके थे, राजा राम मोहन राय हैं, ईश्वरचंद्र विद्यासागर जी हैं, तो वो लोग भी ये डिमांड कर रहे थे कि क्यों नहीं तुम सिविल सर्विस का जो पद है उसका भारतीयकरण क्यों नहीं कर रहे हो तुम। ठीक है, तो उस डिमांड को भी ध्यान रखना था, तो भी वो कुछ पद जो है वो आरक्षित रख रहे थे अनुबद्ध सिविल सेवकों के लिए। अंग्रेजी माध्यम में परीक्षा, ये देखो एग्जाम कैसे होगा? इंग्लिश लैंग्वेज में। और पेपर कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? तो इस समय तक व्यवस्था थी कि पेपर होगा इंग्लैंड में, तो जो भी इंडियंस देना चाहते हैं जाइए इंग्लैंड में पेपर देकर आइए, और इंग्लिश मीडियम में। अभी हम लोग कितना हल्ला गुल्ला करते हैं, और उस समय के हमारे जो भारतीय हैं वो जाकर इंग्लिश मीडियम में लैंग्वेज देकर आ रहे, वो एग्जाम देकर आ रहे थे। ठीक है, एज कर दी कितना? 23 ईयर्स। एज तो फिर भी ठीक था, आगे गड़बड़ होगा एज में, कैसे देखेंगे। 1863 में सत्येंद्र नाथ टैगोर इंडियन सिविल सर्विसेज में सफलता पाने वाले पहले भारतीय के रूप में हमें दिखाई दिए। तो नो डाउट ये बहुत ज्यादा काबिल होंगे, योग्य होंगे, तभी जाके इस पद पे चयन हो गया, अदरवाइज ब्रिटिश ने तो पूरे रास्ते बंद ही करे हुए थे। 1878-79 में लिटन इस तरफ आता है। ओके, और लिटन जो है वो सारी पॉलिसीज, जो भारत का वॉइसओवर बनता है जब लिटन, तो ये सारी पॉलिसीज ऐसे ही लाने की कोशिश करता है कि किस तरह से भारतीयों को दबाया जाए। तो लिटन द्वारा वैधानिक सिविल सेवा योजना प्रस्तुत की गई। इसने बोला कि जो आयु है ना इसको घटा के 18 वर्ष कर दे। अब इंडियंस के लिए तो बहुत चैलेंजिंग हो जाएगा ना इतनी कम एज में क्वालिफाई करना। और बोल दिया गया 1/6 अनुबद्ध पद में कुल के भारतीय भरे जाएंगे। मतलब जो अनुबद्ध पद होगा उसका 1/6 हिस्सा ही भारतीयों का होगा, बाकी सारा किसी के लिए भी है। ठीक है, हालांकि 8 वर्ष के बाद इस व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया, क्योंकि जो इंडियंस थे, इंडियन नेशनल मूवमेंट के जो लीडर्स थे, 1885 में कांग्रेस का गठन हुआ, और कांग्रेस के गठन के बाद उन्होंने बहुत अपोज किया था। एज वाले फैक्टर को वो बार बार उठाते थे, तो ये जो लिटन लेकर आया था ना व्यवस्था, इस पर पानी फिर गया। 8 साल बाद इसको खत्म कर दिया गया। ओके, 1885 में कांग्रेस की स्थापना के बाद से आयु वृद्धि हुई, और ब्रिटेन व भारत दोनों जगह परीक्षा करवाने की मांग इन्होंने चालू की कि केवल ब्रिटेन में ही क्यों, अब भारत में भी एग्जाम कंडक्ट करवा सकते हैं ना। ओके, उसका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ा, और उसको ध्यान में रखते हुए 1886 में एक कमेटी बनती है, उसका नाम था एचिसन कमेटी। इसका गठन डफरिन द्वारा किया गया। डफरिन जो उस समय भारत का वॉइसओवर बना, और उसने इसको एक रेस्पॉन्सिबिलिटी दी कि बताओ भाई इंडियन सिविल सर्विसेज में क्या रिफॉर्म लाए जाने चाहिए। तो एचिसन कमेटी ने बोला कि ये तो अनुबद्ध वाला जो भी शब्द है इसको खत्म करो, सारे पद को सबके लिए ओपन कर दो। ठीक है, आयु सीमा इसने बोल दिया कि बढ़ा दो, 23 साल कर दो, एज जो है 18 से 23 की बात कर दी गई। और क्या इसने सिफारिश की? इसने बोला कि जो एग्जाम है सिविल सेवा इंग्लैंड में आयोजित की जाए, जो मेन एग्जाम होगा सिविल सर्विसेज का वो कहाँ पर आयोजित किया जाए? इंग्लैंड में ही आयोजित किया जाए। लेकिन अगर आप प्रांतीय यानी प्रोविंशियल लेवल पर चाह रहे हो एडमिनिस्ट्रेटर की अपॉइंटमेंट करना प्रांतीय स्तर पर, तो बोल रहे कि प्रांतीय व अधीनस्थ सिविल सेवा की परीक्षा भारत में कंडक्ट कराई जा सकती है, यानी कि जो पूरे भारत के लेवल पे ऑल इंडिया सर्विसेज देंगे उनका एग्जाम तो लंदन में ही होना चाहिए। लेकिन जो ऐसे हैं जो प्रोविंशियल लेवल पर अपनी सर्विसेज देंगे उनका एग्जाम आप इंडिया में कंडक्ट करा सकते हो, ऐसा इस कमेटी ने रिकमेंड किया था। 1893 में इंग्लैंड में हाउस ऑफ कॉमन्स ने परीक्षा का आयोजन भारत और इंग्लैंड दोनों में पारित किए जाने का, दोनों में एग्जाम कंडक्ट कराए जाने का प्रस्ताव पारित कर दिया। हालांकि ये लागू नहीं हुआ। तो कुल मिला के यहाँ पर आप कमिटीज या रिफॉर्म की बात करो तो हमने देखा 1853 का एक्ट आया, उस एक्ट के एग्जीक्यूशन के लिए 1861 का एक्ट आया,
ठीक है। 1861 का एक्ट भारत में लागू हो गया कि कहाँ पे एग्जाम होगा, कितने साल पर हो गया। बीच में लिटन ने आके गड़बड़ किया, एज घटा दिया, लेकिन एचिसन कमेटी की रिपोर्ट पे एज को बढ़ा दिया गया। लेकिन इसी कमेटी ने और भी कुछ रिकमेंडेशन कही थी। हालांकि ब्रिटेन की पार्लियामेंट ने ये एक्ट पारित किया कि भारत और इंग्लैंड दोनों में एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। देखो, प्रस्ताव पारित होना और उसको ऑफिशियल लागू करना ये दो डिफरेंट चीजें होती है। तो प्रस्ताव तो इंग्लैंड में पारित हो गया, लेकिन उसको लागू नहीं किया जा सका कभी भी। अब आ जाते हैं मॉन्टफोर्ट सुधार में सिविल सेवा। मॉन्टफोर्ट सुधार क्या है? 1919 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है उसको हम बोलते हैं मॉन्टेग चेम्सफोर्ड सुधार। मॉन्टेग उस समय भारत सचिव था और चेम्सफोर्ड उस समय भारत का वॉइसरॉय था। दोनों के नाम को मिला देते तो इसको मॉन्टफोर्ट सुधार भी कहा जाता है। इसने क्या बोला? इस 1919 के एक्ट में बोला गया उत्तरदायी सरकार की स्थापना पर भारतीय अधिक नियुक्त होने चाहिए, क्योंकि भारतीय इंडियंस थे नेशनल मूवमेंट में, वो बार बार डिमांड कर रहे थे कि इंडिया की जितनी भी पोस्ट है उसका भारतीयकरण किया जाए, भारतीयों को सम्मिलित किया जाए और उत्तरदायी सरकार लाई जाए, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, कि जो भी पद पर जाके बैठे वो लोगों के प्रति उत्तरदायी हो। तो यहाँ पे जो मॉन्टेग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म आया इसमें बोला कि अगर उत्तरदायी सरकार की भारत में स्थापना हो रही है, उत्तरदायी सरकार मतलब चुनाव हो रहा है, इलेक्शन हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में भारतीय अधिक जाएंगे पदों पर, ठीक है। इस वजह से इसने बोला कि देखो जो एग्जाम है वो दोनों जगह ही कंडक्ट कराया जाना चाहिए, भारत में भी कंडक्ट कराया जाना चाहिए, वहां भी कंडक्ट कराया जाना चाहिए। इसने बोल दिया ओपनली कि भाई यहाँ पर भी आप एग्जाम कंडक्ट करा सकते हैं। 1/3 पद भारतीयों के लिए आरक्षित किए जाने चाहिए, क्योंकि भारत में आप रूल कर रहे हैं और हमने वादा किया इंडियंस को कि इंडियंस जो है उनका पार्टिसिपेशन हम बढ़ाएंगे, तो इनके लिए अलग से 1/3 पोस्ट हम रिजर्व कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर भी देखो 1/3 माइनॉरिटी है, मेजॉरिटी तो है नहीं। ओके, और ये मत समझना ये हम पे मेहरबानी कर रहे हैं, क्योंकि हमारे नेशनल मूवमेंट के लीडर्स ये सब डिमांड कर रहे हैं, तो इन्हें फुलफिल करना पड़ा है थोड़ा बहुत लीपापोती के साथ में। लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया 1919 के एक्ट ने कि ये जो लोक सेवक हैं इन पर हम तो काम कर रहे हैं, लेकिन हम और भी काम कर रहे हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि एक अलग से कमीशन बनाया जाना चाहिए जो स्पेसिफिकली इस पर ही काम करे। पब्लिक सर्वेंट का एग्जाम कैसे होगा, क्या क्वालिफिकेशन होगी, इन चीज़ों पर ही काम करे। तो इसके लिए इसने बोला कि एक लोक सेवक आयोग का गठन की व्यवस्था की जानी चाहिए, जो 1926 में बनता भी है। ली आयोग बनता है 1924 में। भारत सचिव द्वारा ली की नियुक्ति की गई, किसके लिए? सिविल सर्विसेज के लिए ही, रिकमेंड करने के लिए। स्थानीय सेवा में नियुक्तियों का दायित्व प्रांतीय सरकार के पास हो। ली ने बोला कि जो भी स्थानीय स्तर पर, जैसे आज आप देखते हैं पीसीएस लेवल के एग्जाम और एक होता है यूपीएससी सेंट्रल लेवल पर हो रहा है, तो ली ने बोला कि जो स्थानीय सेवा दे रहे हैं प्रशासनिक अधिकारी, उनकी नियुक्ति का दायित्व डाल दो प्रांतीय सरकारों पे कि तुम्हारी रेस्पॉन्सिबिलिटी कैसे मैनेज कर रहा है। जैसे आज स्टेट पीसीएस का एग्जाम कौन कंडक्ट कराता है? स्टेट में कराते हैं ना, जो पब्लिक सर्विस कमीशन होती है। तो यहाँ पर ये ली ने रिकमेंड किया था। दूसरा, भारतीय और यूरोपीय की भागीदारी आधी आधी कर दो, बोले दोनों का 50-50% कर दो, बिल्कुल सीट फिक्स कर दो, 50% भारतीय 50% यूरोपीय। तो ये तो अपने आप को सुरक्षित कर रहे हैं ना, क्योंकि अभी तक इन्होंने बोलता है इंडियंस के लिए 1/3 सीट रिजर्व है, यानी कि बाकी सीट्स पर तो नॉन इंडियंस भी, सॉरी इंडियंस तो जा सकते हैं, बाकी पर भी नॉन इंडियंस तो जाएंगे, इंडियंस भी जा सकते हैं ना। अब यहाँ पर बोल रहे हैं कि दोनों के लिए रिजर्व कर दो, यानी यूरोपियंस की सीट फिक्स हो गई, चाहे लायक हो नालायक हो, वो 50% सीट पे वही जाएंगे। लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान, इन्होंने भी बोला कि लोक सेवा आयोग का गठन किया जाना चाहिए ताकि वो प्रॉपरली इस पर काम कर सके। अब आ जाते हैं भारत सरकार अधिनियम 1935, क्योंकि काफी लंबे समय तक ये व्यवस्था आ रही थी कि प्रांतीय स्तर पर अलग कर दो ये जो लोक सेवक हैं इनके लिए व्यवस्था। तो 1935 में बोल दिया गया कि केंद्रीय स्तर पर संघीय लोक सेवा का आयोग गठन किया जाएगा, जो कि प्रॉपर ऑल इंडिया सर्विसेज के लिए काम करेगी, और प्रांतीय स्तर पर प्रांतीय लोक सेवा आयोग का गठन किया जाएगा। वैसे बेसिकली मैं बोलूं तो संघीय लोक सेवा आयोग के गठन की बात 1919 के एक्ट में ही कर दिया गया था। 1935 के एक्ट में स्पेसिफिक बोला था, एक तो प्रांतीय लोक सेवा आयोग, दूसरा 1935 के एक्ट में बोला गया था संयुक्त लोक सेवा आयोग। संयुक्त लोक सेवा आयोग का मतलब है कि अगर 2 स्टेट चाहे या 2 से ज्यादा स्टेट चाहे कि हमको सेपरेट कोई कमीशन नहीं बनाना है लोक सेवकों की नियुक्ति के लिए, तो 2 या 2 से ज्यादा राज्य संयुक्त रूप से एक कमीशन की नियुक्ति कर सकते हैं, जिसको संयुक्त लोक
लोक सेवा आयोग कहा जाता है। अब आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि प्रेजेंट में हमारे कौन से ऐसे स्टेट हैं जिन्होंने जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन बना रखा है अपने यहाँ पर सिविल सर्वेंट्स के अपॉइंटमेंट के लिए, मतलब पूरा जो उनका प्रोसेस है उसको देखने के लिए। अभी प्रेजेंट में हमारे कौन से ऐसे स्टेट्स हैं जिनके लिए जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन की व्यवस्था की गई है। ओके, आगे बढ़ जाते हैं। ब्रिटिश शासन के अंतर्गत सिविल सेवा का जो पूरा प्रोविजन हुआ था उसका मूल्यांकन करने बोल रहा है। देखो, ये चाहते तो नहीं थे कभी भी कि हम उसमें घुसे, लेकिन हम तो चाहते हैं ना। तो जैसे जैसे हम अवेयर होंगे, स्पेशली 1885 के बाद से काफी चीजें हमारे फेवर में जाएंगी। ओके, तो यहाँ पर ये बोल रहा है कि नीतियां बनाने और क्रियान्वित करने वाली संस्थाओं से भारतीयों को दूर रखना चाहते थे। ये हमको साफ समझ में आ रहा है। क्यों? क्योंकि अंग्रेजी भाषा, पेपर तुम इंग्लैंड में दिला रहे हो, क्यों भैया, है ना। और पहले तो एग्जाम भी नहीं हो रहा है, डायरेक्ट वहां से अपॉइंटमेंट हो रहा है। पहले फोर्ट विलियम में प्रशिक्षण, फिर तुम लंदन में प्रशिक्षण दिला के। तो साफ साफ दिख रहा है कि तुम ऊंचे पदों पर, और जो नीति बनाने वाले पद है, आज गवर्नमेंट की पॉलिसीज गवर्नमेंट बनाती है, लेकिन उसका एग्जीक्यूशन कौन करते हैं? सिविल सर्वेंट्स ही करते हैं ना, ग्राउंड लेवल पर। तो एग्जीक्यूशन में आप उन्हें लाना ही नहीं चाह रहे हो, ठीक है। महत्वपूर्ण विभाग और भारतीय जनपद सेवा से भारतीयों को दूर करना चाह रहे हैं। हमें यही पता लगा कि जो भी बड़ी पोस्ट है आप उनसे अलग करना चाह रहे हैं। भारतीयों को रोकने वाले प्रवेश के कठोर नियम। दिख तो रहा है कि तुमने सिविल सेवा का भारतीयकरण किया, लेकिन उस भारतीयकरण में भी तुमने कितनी चीजें लगाई हैं जो कि तुम्हारे फेवर में। एक ब्रिटिश जो वहां पर इंग्लिश लैंग्वेज बोल रहा है, और एक इंडियन जिसका अपना एक मातृभाषा हो सकता है, तो उसके लिए कितना टफ है कि तुम्हारी लैंग्वेज, और तुम्हारा बच्चा जो बचपन से इंग्लिश बोल रहा है उसके लिए तो इजी हो जाएगा ना। तो यहाँ पर ये बोल रहा है कि देखो क्या क्या रुकावटें थी। लंदन में तुम एग्जाम कंडक्ट करा रहे हो, अंग्रेजी भाषा में तुम पेपर ले रहे हो, लैटिन विषय रख रहे हो। लैटिन विषय का इंडियन सिविल सर्विसेज के लिए क्या इंपॉर्टेंस है? बिल्कुल इंपॉर्टेंस नहीं। एक तो तुम इंडिया में पूरा एग्जीक्यूशन देखने वाले हो, और दूसरा ये कि इंडियंस के लिए कितना टफ होने वाला है, ठीक है। न्यूनतम आयु तुमने घटा दी थी, उसके लिए और था कि जो इंडियंस पार्टिसिपेट भी करना चाहते हैं उनको भी तुमने सेपरेट कर दिया एज घटाने की वजह से। हालांकि 1918 के पश्चात प्रशासन का भारतीयकरण, लेकिन इसकी गति अभी भी बहुत धीमी थी। 1919 के एक्ट के आसपास हम देखते हैं कि काफी ज्यादा भारतीयकरण किया गया, लेकिन उस स्पीड से नहीं था जिसकी जरूरत थी। अब आ जाते हैं आधुनिक भारत में पुलिस व्यवस्था। पुलिस व्यवस्था भी इन्होंने डेवलप किया। पुलिस व्यवस्था तो इनके लिए बहुत जरूरी है ना भैया। पुलिस और सेना ये दो मजबूत होगी तभी तो तुम इंडिया में रूल करोगे। तो अब आ जाते हैं कि पुलिस व्यवस्था पे इन्होंने कैसे काम किया। पूर्व औपनिवेशिक भारत में, यानी जब भारत उपनिवेश नहीं था उसके पहले, हम देखते हैं सरकारें निरंकुश थी। निरंकुश का क्या मतलब है? राजतंत्र था, राजा बादशाह ये रूल करते थे। ओके, तो ऐसा नहीं है कि उस समय ये स्ट्रक्चर नहीं होगा भैया, उस समय नहीं होगा स्ट्रक्चर तो तब भी तो लोग एक दूसरे का गला काट देंगे ना। लेकिन प्रॉपर कानूनी रूप से कोई व्यवस्था नहीं विकसित की गई थी। तो पूर्व औपनिवेशिक काल में क्योंकि राजतंत्र था, इसलिए दक्ष पुलिस तंत्र का अभाव था। 1770 में फौजदार और आमिर जैसी संस्थाएं समाप्त है। अब देखो, पहले भी जो ये व्यवस्था थी इसमें इसको हम पुलिस तंत्र तो नहीं बोलते थे, और प्रॉपरली कोई ऐसा ढांचा भी नहीं डेवलप किया गया था। लेकिन हाँ, कुछ ऐसे पद जरूर बनाए जाते थे जो कि पुलिस विभाग के ही अधिकारियों के रूप में काम करते थे। ओके, तो यहाँ पर यही बोल रहा है कि जो ऑलरेडी इस तरह के पद थे जो एक तरह से पुलिस के रूप में काम करते थे, जैसे फौजदार हो गए, आमिल हो गए, तो ब्रिटिश ने जब रूल संभाला बंगाल वाले क्षेत्र में, तो उसने पहले ऐसे पदों को या ऐसी संस्थाओं को समाप्त कर दिया। ओके, 1791 में सर्वप्रथम कॉर्नवालिस, देखो कॉर्नवालिस का थोड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। जैसे सिविल सेवा में इसने योगदान दिया है ना, प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति, वैसे ही इसने पुलिस में भी योगदान दिया। तो इसने कानून व्यवस्था की स्थापना के लिए पुलिस व्यवस्था को भली भांति संगठित किया कि लॉ एंड ऑर्डर हम तभी मेंटेन कर सकते हैं जब पुलिस जो है वो एक प्रॉपर स्ट्रक्चर के तहत इसका गठन किया जाए, ठीक है। इसने हर जगह जगह पर थानों की व्यवस्था कराई, और प्रत्येक थाने में दरोगा के अधीन और सहायता के लिए पुलिस कर्मचारी नियुक्त किए गए कि भैया थाने बनेगा और ये थाने में एक दरोगा होगा, और इस दरोगा के अंतर्गत में पुलिस कर्मचारी होंगे, और वो दरोगा उसको मैनेज करेगा। और जहां भी लॉ एंड ऑर्डर लोकल लेवल पर मैनेज करना है, ये दरोगा निकल जाएगा अपने कर्मचारियों के साथ में, जैसे आज होते हैं थाने के दरोगा, सब इंस्पेक्टर वगैरह ये सब। ओके, प्रत्येक जिले को पुलिस अधीक्षक के अधीन रखा जाएगा। अब हर एक जिला, आज आप एसपी देखते हैं,
बस यही मान लो, पुलिस अधीक्षक यही बात कर रहे हैं कि हर एक जिला, मतलब जिले में तो बहुत सारे थाने होंगे, थाने में दरोगा होंगे और दरोगा के अंदर क्या हो जाएंगे, हमें बहुत सारे कौन दिखाई देते हैं, दरोगे के अंतर्गत हमें बहुत सारे पुलिस कर्मचारी दिखाई देते हैं। लेकिन फिर राइटर बोलता है कि ये जो थाने होंगे ना, जिला स्तर पर इनका हेड कौन होगा, एक पुलिस अधीक्षक होगा, ठीक है। इनमें वेतन में वृद्धि और पुरस्कार की व्यवस्था, अब इनको कैसे आपको मोटिवेट करना है और कैसे इनको गड़बड़ नहीं करने देना है। गड़बड़ मतलब भारतीयों के लिए गड़बड़ करते रहे, ब्रिटिश सरकार के लिए गड़बड़ ना करे, तो इसके लिए क्या कि एक तो इनका वेतन ठीक ठाक रखो ताकि इनके अंदर भ्रष्टाचार ना आए। दूसरा, इनको मोटिवेट करने के लिए क्या करो, समय समय पे पुरस्कार देते रहो। तो क्या होता है, जब भी आपको कोई प्राइज मिलता है आप मोटिवेट होते हो ना। कई बार आदमी नालायक है लेकिन उसको बार बार अप्रिशिएट करो, अरे भैया तू तो बिल्कुल एकदम हीरो टाइप आदमी है, या फिर तुम तो कर जाओगे एग्जाम, और आपके अंदर बहुत ज्यादा काबिलियत भी हो, लेकिन सामने वाला आपको रोज आके दुत्कार रहा है, अबे तू नालायक है, तेरे से यूपीएससी होगा ही नहीं। तो चाहे आप लायक भी थे, वो जो फैक्टर है ना वो आपको डेफिनेटली इंपैक्ट करेगा। इसीलिए ऐसे लोगों से थोड़ा दूर होने के लिए, चाहे आप लायक हो नालायक हो वो सब बात की बात है, लेकिन आप अपने आप में कॉन्फिडेंट रहिए, पढ़िए और कॉन्फिडेंट रहिए। और जो बच्चा नालायक भी था उसको बार बार पुश किया जाएगा, तुम कर सकते हो तुम कर सकते हो, तो उसके अंदर वो मोटिवेशन फैक्टर डेवलप हो जाता है। तो यहाँ पर यही था कि इनको कैसे हमको मोटिवेट करना है, उसके लिए पुरस्कार की व्यवस्था की गई। 1808 में मेयो ने प्रत्येक डिवीजन के लिए पुलिस अधीक्षक की नियुक्ति की थी। तो किस तरह से इन्होंने पुलिस व्यवस्था की प्रॉपर एक स्ट्रक्चर बनाया था कि थाना होगा, दरोगा, दरोगा के अंतर्गत कर्मचारी, और ऐसे जितने भी दरोगा होंगे जिले के, उनके ऊपर कौन बैठेंगे, पुलिस अधीक्षक या एसपी बैठेंगे। अब बेंटिक आता है, बेंटिक के टाइम पीरियड में क्या व्यवस्था थी, तो विलियम बेंटिक ने क्या किया, पुलिस अधीक्षक के कार्यालय को समाप्त कर दिया और कलेक्टर या दंडाधिकारी को पुलिस विभाग का प्रमुख बना दिया कि जो अब कलेक्टर होंगे ना, वही ये जो अधीक्षक हम सेपरेटली बना रहे हैं, इस अधीक्षक पद को खत्म करते हैं सेपरेटली बनाने की जगह, और अब जो कलेक्टर हुआ करेंगे ना, दंडाधिकारी, उन्हीं का ही जो दंड देने का काम करते हैं। बेसिकली जुडिशियल सिस्टम को एग्जीक्यूटिव सिस्टम से जोड़ दिया गया यहाँ पर, ओके जिसको हमारे डीपीएसपी में जगह दिया गया बाद में। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 50 है उसमें क्या बोला गया है कि कार्यपालिका को न्यायपालिका से पृथक किया जाएगा। वो यही इसी व्यवस्था को पृथक करने का बोल रहे थे कि आपने क्या करा, जुडिशियल जो दंडाधिकारी देने का काम करा, जो कलेक्टर है, उसी को क्या काम दे दिया है अब आपने कि आप ही पुलिस के हेड भी बनकर बैठ जाओ। अब आप सोचो कि यहाँ पर क्षेत्र में दरोगा कुछ गड़बड़ करे, उसके हेड आप बनकर बैठे हुए हो, और आप भी कुछ गड़बड़ करो तो आदमी किसके पास जाएगा, दंडाधिकारी के पास। अरे वो भी तो आप ही हो। तो अगर एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल एक साथ हो जाती है तो थोड़ा सा ट्रांसपेरेंसी में गड़बड़ आएगा। तो यहाँ पर यही बोला था, अकाउंटेबिलिटी नहीं होती है ना किसके प्रति, तुम्हें पेपर में लिखने वाली तुम्हें तुम्हारी कॉपी दे दी जाए तो गड़बड़ करोगे ना, बस यहाँ पर यही था, अकाउंटेबिलिटी कम हो जाती है। उसको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन किया गया दूर करने के लिए, और हमने किया भी। तो विलियम बेंटिक ने क्या गड़बड़ कर दिया कि इसने पुलिस अधीक्षक का पद समाप्त करके क्या बोल दिया गया कि जो कलेक्टर है, दंडाधिकारी है, वही क्या होगा, पुलिस विभाग का हेड बनेगा। ओके, इसने पुलिस बल संगठन, इससे क्या हुआ, बोल रहे ये व्यवस्था से क्या हुआ, पुलिस बल संगठन कमजोर होगा। जिला दंडाधिकारी जिसपे पहले एक काम था, अब उसके पास में दो दो रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई, तो एक तो उसका वर्कलोड बढ़ जाएगा, और दूसरा इससे आपकी व्यवस्था मजबूत नहीं होगी, उसमें आपने एक लूप होल क्रिएट कर दिया। ओके, तो और व्यवस्था आपकी वीक होते हुए नजर आएगी। 1860 में पुलिस आयोग की सिफारिश से एक एक्ट लाया गया, भारतीय पुलिस अधिनियम 1861 का एक्ट क्या बोलता है, नागरिक पुलिस वाहिनी बनाई जाएगी जो ग्राउंड लेवल पर जो भी लॉ एंड ऑर्डर है उसको मेंटेन करेगी। पुलिस महानिदेशक प्रांत का तथा पुलिस अधीक्षक जिले के पुलिस प्रमुख होंगे। ये बोल दिया गया इस एक्ट में कि एक पद होगा पुलिस महानिदेशक का, ये पूरे प्रांत का, जैसे आज हमारे स्टेट होता है ना, ठीक है, आपने कमिश्नर सुने हैं ना, बस वो वही बात कर रहे हैं स्टेट लेवल पर। तो बोल रहे हैं कि पुलिस महानिदेशक एक पूरे प्रांत का हेड होगा, और जो पुलिस अधीक्षक यानी एसपी जिस पद के खत्म होने की बात की गई थी, वो जिला का प्रमुख होगा। ओके, तो सबसे ऊपर पुलिस महानिदेशक, उनके अंतर्गत क्या हमें दिखाई देंगे, जिले स्तर पर कई सारे पुलिस अधीक्षक, और हर एक जिले के अंतर्गत पुलिस अधीक्षक के नीचे हमें कई सारे दरोगा दिखाई देंगे, और हर एक दरोगा के अधीन एक थाना होगा जिसमें पुलिस कर्मचारी। तो इस तरह की हायरार्की बनाई गई। 1902 में पुलिस आयोग ने केंद्र में केंद्रीय जांच ब्यूरो और प्रांत में सीआईडी की सिफारिश की
कि हमको एक अलग से इस तरह का स्ट्रक्चर बनाना चाहिए जो कि प्रॉपर जांच कर सके कोई भी मामला हो स्पेसिफिकली, क्योंकि पुलिस के पास में इतना काम होता है कि वो अब किसी मामले पे उस लेवल पर जाके जांच नहीं कर सकती, हर रोज मामले आ रहे हैं। तो इसके लिए केंद्रीय जांच ब्यूरो और प्रांतों में सीआईडी की स्थापना की बात करें कि सेंटर लेवल पर आप सीबीआई बना दो और स्टेट लेवल पर सीआईडी का फॉर्मेशन कर दिया जाए। ओके, ब्रिटिश शासनाधीन सेना में परिवर्तन और पुनर्गठन। तो अभी हमने देखा पुलिस का सिस्टम, अब आ जाते सेना। देखो सेना तो ऐसा हाल था ना ब्रिटिश का कि पुलिस के अधिकारी पद पर अपने व्यक्तियों को बिठा ले, जो भी प्रशासन से संबंधित सिविल सेवा के पद है उसमें अपने व्यक्तियों को बिठा ले, क्योंकि इनकी सीमा कम है। अब पुलिस अधीक्षक अपना बना ले, महानिदेशक अपना बना ले, कितने बनेंगे अधीक्षक महानिदेशक, ठीक है, वो ऊपर से कंट्रोल कर लेंगे ग्राउंड लेवल पर। इसी तरह सिविल सेवा के अधिकारी कितने बनेंगे, अच्छी सैलरी वाले है तो इजीली बन भी जाएंगे। लेकिन अब आ जाते सेना। सेना एक तो बहुत बड़ी फोर्स चाहिए इतने बड़े इंडिया पे रूल करने के लिए। दूसरा, ये जो आपको बल चाहिए ना, इस बल में आप अगर ब्रिटेन से व्यक्तियों को लाने की कोशिश करो तो इतने सारे फोर्सेस का बहुत ज्यादा पैसा तो दोगे नहीं व्यक्तियों का। तो अब ब्रिटेन से आप कम वेतन पर लोगों को लाओगे, लोग आएंगे क्या? बिल्कुल नहीं आएंगे, बोलेंगे नहीं नहीं हम नहीं जाएंगे। तो अब ये सेना में इनके लिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन था। तो ये सेना में ज्यादातर भारतीयों को ही भर्ती करते थे और इन भारतीयों पर कंट्रोल करने के लिए किसकी नियुक्ति कर देते थे? ब्रिटिश सैन्य अधिकारी की नियुक्ति कर देते थे। अब यहां पर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन क्या है कि ब्रिटिश सैन्य अधिकारी भले नियुक्त हो जाए लेकिन एक्चुअल पावर ग्राउंड लेवल पर सेना के हाथ में होती है ना। सेना ने अगर गड़बड़ किया कभी भी कि भैया तुम कितने बजे, 2 मिनट रुको, ठीक है। तो अब यहां पर क्या होता है कि ब्रिटिश सेना जो है, अगर वो कुछ भी ब्रिटिश इंडियन आर्मी का इस तरह से गठन किया जाएगा जहां पर जो अधिकारी है ना वो बहुत ज्यादा नहीं कंट्रोल कर सकते, उन्हें भारतीय सेना पर ज्यादा कंट्रोल करे या फिर उनके राइट छीनेंगे। सेना ने अगर विद्रोह कर दिया, इनके लिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन हो सकती थी, जो हुई भी। तो 1857 का जो विद्रोह था वो सेना का ही तो विद्रोह था। अब जो सेना का विद्रोह हुआ, इनने ब्रिटिश के कान खड़े कर दिए, फिर भी सॉल्यूशन इनके पास कुछ खास था नहीं। ये क्या करते, ब्रिटेन से थोड़ी लोगों को उठा कर लाते, नहीं ला सकते थे। तो इन्होंने क्या सोचा कि हम रेशियो चेंज कर दें, इंडियन पर जो ब्रिटिश ऑफिसर्स हैं इनका रेशियो चेंज कर दें, और इन्होंने डिसाइड किया कि हम पुनर्गठन करते हैं, रीऑर्गेनाइज करते हैं ब्रिटिश इंडियन आर्मी को, ताकि 1857 जैसी घटना दोबारा ना घटे। अन्य साम्राज्यवादी शक्ति रूस, जर्मनी, फ्रांस के विरुद्ध भारतीय सेना का प्रयोग किया जा सके। अगर हमने सेना को सही तरीके से रीऑर्गेनाइज किया तो जो हम इंडिया के बाहर अलग अलग जगह पे मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट चला रहे हैं, एक्सपांशन कर रहे हैं, क्षेत्रों में दूसरे लोगों से लड़ रहे हैं, वहां पर भी हम इसी ब्रिटिश इंडियन आर्मी का यूज कर सकते हैं। एशिया और अफ्रीका के उपनिवेशों में विस्तार के लिए हम इसी आर्मी का यूज अपने क्षेत्र के फैलाव के लिए भी कर सकते हैं, और इससे क्या होगा, हमारा शासन और ज्यादा मजबूत और स्थायी बनेगा। तो अब हमको जो ब्रिटिश इंडियन आर्मी बनानी, वो केवल इस पर्पस से नहीं कि रिवोल्ट ना हो, बल्कि इस पर्पस से कि दूसरी जगह पर भी हम और अच्छे से रूल कर पाए, अपने आप को स्ट्रेंथन कर पाए। 1859-1879 में कुछ आयोग कमीशन गठित किए गए और उन कमीशन ने अंग्रेजी सेना की संख्या कम से कम 1/3 करने का सुझाव दिया। 1/3 करने का मतलब क्या कि इसमें ब्रिटिशर्स को जो है वो आप इस हिसाब से रेशियो थोड़ा चेंज कर दो। जैसे बंगाल में बोला गया कि 3 भारतीयों पर 1 ब्रिटिश अधिकारी जरूर होना चाहिए, ठीक है। ओके, बंबई और मद्रास में भी ये व्यवस्था की गई। रेशियो में थोड़ा गड़बड़ है, इसको चेक कर लेना आप लोग। तोप खाने और सशस्त्र बल में यूरोपियों का एकाधिकार। देखो अब रेशियो बढ़ा दिया गया कि 3 पर 1, 2 पर 1, इस तरह की व्यवस्था लाई गई। और दूसरा यहाँ पर बोल रहा है कि जो बड़े तोप खाने थे, सशस्त्र बल वाले क्षेत्र जहां पे पूरा इनके क्या बोलते हैं आर्म्स वगैरह रहता था, उस पर ब्रिटिश अधिकारी का ही कंट्रोल हो। भाई वहां से उनको मिलेगा ना कोई भी वेपन वगैरह, तो वो मिले ही ना। द्वितीय विश्व युद्ध तक भारतीयों को उच्च रैंक नहीं दिया गया। सेकंड वर्ल्ड वॉर 1939 बोल रहा है कि उसके पहले तक हम देखते हैं कि इंडियंस को कोई बड़ी पोस्ट दी ही नहीं जाती थी। 1914 में ज्यादा से ज्यादा भारतीय सूबेदार बन जाते थे, ओके, और 1918 में कमीशन रैंक इतने तक ही हम पहुंच पाते थे, इससे ऊपर चाहे कितने योग्य हो आप नहीं जा सकते, ठीक है। 1926 के भारतीय सैंडहर्स्ट आयोग बनाया जाता है। कब? 1926 में। इसके अनुसार ये बोल रहा था कि देखो अगर भारतीयों की संख्या हम सेना में देखें
तो हमें लगता है कि 1952 तक सेना का 50% भारतीयकरण हो सकता है। किस स्तर पर? ऑफिसर रैंकिंग पर। अदरवाइज तो 50% से ज्यादा ही हम दिखाई देते हैं ना। अब ब्रिटिश ने सेना के साथ क्या किया था? फूट डालो राज करो की नीति अपनाई थी। ब्रिटिश ने भारतीय सेना को धर्म के आधार पर बांटने की कोशिश की, क्योंकि 1857 के रिवोल्ट में कुछ ऐसे भी क्षेत्र के लोग थे जिन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को सपोर्ट किया था, जैसे सिख हो गए, गोरखा हो गए, पठान हो गए। तो इन्होंने धर्म के आधार पर इनका फॉर्मेशन किया ताकि ये हमारे फेवर में रहे और इनमें आपस में एकता रहे और दूसरे भारतीयों को ये एक ना समझे। ओके, इससे प्रजातीय भेदभाव को बढ़ाने की कोशिश की ताकि लोग आपस में ही भिड़े रहे, सेना कभी एकजुट हो ही ना। ओके, सैनिकों में सांप्रदायिकता लाने की कोशिश की कि ये भाई ऊंचा है, ये नीचा है, ये इस धर्म का, ये दलित है, ताकि ये आपस में ही भिड़ जाए। भारत सचिव चार्ल्स वुड द्वारा प्रतिद्वंदितापूर्ण भावनाओं के विकास की बात की गई। ये आपस में ही कंपटीशन करवा रहे हैं ताकि भारतीय आपस में ही लड़ते रहे ऊंचे पदों के लिए। पंजाब, नेपाल और उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत के सैनिकों की बहुसंख्यक भर्ती की गई। किस क्षेत्रों के सैनिक ज्यादा भरे गए? जिनके अंदर वो नेशनैलिटी वाली फीलिंग ना हो, तो उसमें किधर लिया जा रहा है? देखो ये मत सोचना कोई पंजाब में नहीं है, लेकिन हाँ जो ये यहाँ पर रिवोल्ट हो रहे थे ना, ज्यादा उसके केंद्र कौन रहे थे? बंगाल, अवध, ये तो ये ज्यादा क्या देख रहे थे? पंजाब है, उत्तर पश्चिमी सीमा और नेपाल, यहाँ के सेना को ज्यादा भर्ती कर रहे थे। सेना पुनर्गठन से रक्षा व्यय में वृद्धि हुई। जब ये रीऑर्गेनाइज करेंगे सेना को तो नो डाउट इनका जो एक्सपेंडिचर है आर्मी पे वो बढ़ जाएगा। ओके, और सेना को राष्ट्रवादी समाचार पत्र पत्रिका इन सबसे दूर रखा गया कि सेना के अंदर वो भावनाएं ना, सेना तक आप समाचार पत्र पत्रिका नहीं पहुंचने दे रहे हो। उनके अंदर वो नेशनलिज्म की वाली जो फीलिंग है उसको रोकने का इन्होंने प्रयास किया। ठीक है, भारत में ब्रिटिश न्यायपालिका का विस्तार। अब बोल रहे ब्रिटिश न्यायपालिका के विस्तार में हमें क्या दिखाई देता है? के टाइम पीरियड में व्यवस्था चालू हुई। वॉरेन हेस्टिंग ने क्या व्यवस्था चालू की थी कि प्रत्येक जिले में जिला दीवानी और जिला फौजदारी अदालत का गठन किया गया। जिला दीवानी ग्राउंड लेवल पर और जिला फौजदारी भी ग्राउंड लेवल पर, लेकिन एक सिविल मामले देखता था, एक क्रिमिनल मामले, और इन दोनों के ऊपर क्या होता था? अपील न्यायालय होती थी जिसको बोला जाता था सदर। ओके, दीवानी मामलों के लिए कलेक्टर बैठा करता था और वो इस मामले को देखता था। फौजदारी मामले भी कलेक्टर के अधीन होते थे, लेकिन दीवानी मामलों में हिंदू मुस्लिम कानून पर आधारित थे। फौजदारी मामले पूरी तरह से मुस्लिम कानून पर आधारित थे। एक सुप्रीम कोर्ट की भी स्थापना की गई थी 1773 के एक्ट में 1774 में। ओके, कॉर्नवालिस ने काफी ज्यादा काम किया। कॉर्नवालिस ने किस पर काम किया? शक्ति के पृथक्करण, यानी पावर्स बिल्कुल सेपरेट। उसने एग्जीक्यूशन, जुडिशियरी और लेजिस्लेचर तीनों को सेपरेट करने का प्रयास किया। कॉर्नवालिस संहिता उसके द्वारा लाई गई। उसने बोला कर और न्याय प्रशासन को अलग करो, जो कर से जुड़े मामले उसको सेपरेट करो, वो पूरा मामला सिविल में जाना चाहिए, और जो न्याय से जुड़ा हुआ मामला है उसको आप डाल दो अलग तरीके से फौजदारी में। यूरोपीय मामले भी अदालतों के अधीन कर दिए गए। ओके, सरकारी अधिकारी को दीवानी अदालत में जवाबदेह बना दिया गया कि आप दीवानी अदालत में जवाबदेह माने जाओगे। बेंटिक ने कौन से रिफॉर्म किए? 1828 से 1833 तक भ्रमणकारी न्यायालय जो किसने बनाया था? कॉर्नवालिस ने। उन चारों भ्रमणकारी न्यायालयों को इसने समाप्त कर दिया और इलाहाबाद में पृथक दो न्यायालय की स्थापना की, एक सदर दीवानी, एक सदर निजामत। ओके, तो भ्रमणकारी न्यायालय की जगह इसने एक ही न्यायालय इलाहाबाद में स्थापित किया। न्यायालय में इसने स्थानीय भाषा की अनुमति दी ताकि और ज्यादा सही तरीके से जस्टिस हो सके, और सर्वोच्च न्यायालय में फारसी की जगह इसने अरबी भाषा को कंपलसरी कर दिया। ठीक है, तो ये था हमारा सेशन। आई होप आपको सेशन इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। मिलते हैं नए सेशन में कुछ और इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू।